बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज हम एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सेक्शन 55। इस चैप्टर को डील करता है बच्चे, और ये चैप्टर रियली में बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे मतलब आश्चर्य होता है कि इस चैप्टर में बच्चे क्यों परेशान होते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि एटलीस्ट आपके साथ वो नहीं होगा। आपको सबसे सिंपल कोई चैप्टर लगेगा तो वो चैप्टर है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आओ ना शुरू करते हैं। आप लिखिए मेरे साथ पहले चैप्टर का नाम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का अगर रिडम्पशन होता है तो क्या क्या कंडीशन हमें सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, क्या क्या बातें बताई गई हैं सेक्शन 55 के अंदर में, उन सारी बातों को इस चैप्टर के अंदर में हम स्टडी करेंगे। एक बात और बताऊं, चैप्टर में बहुत थ्योरी है, और एक एक ऐसे थ्योरी के जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बच्चों, उन सारे थ्योरी को प्रैक्टिकली पहले मैं आपको समझाऊंगा, और फिर जब हमारा चैप्टर एंड होगा तो मैं उनको थ्योरी से आपको कोरिलेट करूंगा, और आप देखेंगे कि यार चैप्टर खत्म हुआ और आपके इसकी सारी थ्योरी अपने आप खत्म हो गई। सेक्शन 55 पे आपको पूरा कमांड हो गया। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आइए जरा शुरू करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आप एक काम करो, मेरे साथ ना एक बैलेंस शीट बनाओ। आप एक बैलेंस शीट यहां पे बनाएंगे ऑफ आपका एक्स लिमिटेड। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, और उस कंपनी का बैलेंस शीट मेरे बच्चे आप यहां पे मेरे साथ बना रहे हैं। बैलेंस शीट भी हम बनाएंगे पुराने फॉर्मेट के मुताबिक, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, एंड कॉन्सेप्ट पे काम करते समय हमारा फोकस सिर्फ एक जगह होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इस फॉर्मेट से अगर मैं चीजों को आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, चीजें ज्यादा तरीके से समझ में आपको आएंगी। फिर जब हम रेगुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बुक से तो प्रॉपर आपके न्यू फॉर्मेट में करेंगे, आपको चिंता नहीं करना है। लिखो ना यहाँ पे, कहता है कि इस कंपनी का बैंक में मान लो यहाँ पे आपका 9 लाख रुपीज का अमाउंट है। कुछ भी हो सकता है, बस दिमाग से एज्यूम कर रहा हूं। और फिर मेरे बच्चे जो इनके अदर एसेट्स हैं, यानी कि जो बाकी के एसेट्स हैं, वो आपका यहाँ पे 21 लाख रुपीज का है। तो टोटल कितना आपका हो गया यहाँ पे 30 लाख रुपीज। आपको मेरे साथ साथ लिखना है अगर इस चैप्टर पे कमांड करना है तो, आगे पीछे नहीं। ये 30 लाख रुपीज इस कंपनी के पास कहां से आए? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से शब्दों को सुनना। एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में जो 30 लाख के टोटल एसेट्स है, ये कहां से आए? तो उनको हम लोग यहां बताते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इस 30 लाख में इक्विटी वालों से हमने 5 लाख रुपीज लिए हैं मान लो। कहता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस वाले हैं उनसे मान लो आपने 4 लाख रुपीज का अमाउंट लिया हुआ है, 4 लाख का। जनरल रिजर्व, कहते हैं कि रिजर्व का मतलब कि हमने किसी से पैसा लिया नहीं है, कंपनी ने खुद प्रॉफिट कमा के जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो मान लो यहाँ पे आपका 8 लाख रुपीज का अमाउंट है। और फिर लायबिलिटीज, यानी कि ये जो 30 लाख रुपीज के आपके पास एसेट्स दिख रहे हैं, इनमें हम लोगों ने कुछ कर्ज भी लिया है ना। और उस कर्ज का जरा बताओ अमाउंट फिर आपका कितना निकल के आ जाएगा? तो 8 + 4 12 + 5 आपका 17। अगर 30 में 17 हटाए तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 13 लाख रुपीज का अमाउंट, 13 लाख का अमाउंट। और ये बैलेंस शीट टैली कर रहा है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, 30 लाख। ध्यान देंगे, पहले मैं आपको चैप्टर का मीनिंग समझाऊंगा कि आखिर इस सेक्शन 55 है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्या इसका लॉजिक निकल के आता है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, लिखना बिल्कुल बंद। जब मैं बोलूंगा तो आपको लिखना शुरू करना है। मेरे बच्चे, इस कंपनी के बैलेंस शीट को देख के लगता है कि यहां पे टोटल एसेट्स 30 लाख के हैं, जिनमें से 5 लाख हमने इक्विटी, 4 लाख प्रेफरेंस, मतलब ओनर से 9 लाख रुपीज लिए हैं। आपने पढ़ा हुआ है इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। तो कंपनी ने 9 लाख रुपीज तो ओनर से लिया है, 13 लाख की लायबिलिटी है, कर्ज लिया है, और ये तो कंपनी ने खुद जो पैसा प्रॉफिट कमाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको पैसा बिजनेस इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना, ये 30 लाख। आप ये भी जानते हो, हमने 11th क्लास से पढ़ा हुआ है कि कभी भी अगर कंपनी को पेमेंट करना है ना बच्चे, ऑब्लिगेशंस जब एंड करना है, पेमेंट करना है, तो हमेशा पहले पेमेंट किसका होता है? लायबिलिटी वालों का। कोई भी आदमी, आपके घर में आपके पापा मम्मी है, एक बिजनेस चला रहा है, कोई कंपनी है, वो हमेशा जब भी अपना ऑब्लिगेशन मीट करेगा ना, तो पहले हमेशा लायबिलिटी वालों का पेमेंट होता है।
लायबिलिटी वालों का पेमेंट होने के बाद कुछ पैसा बचता है तो हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स का यानी कि मालिक का पैसा वापस करते हैं। ये रूल है पूरे आपका देश में, आपके घर में, सब जगह आपका। मेरे बच्चे, जब इस कंपनी को इन लायबिलिटी वालों ने कर्ज दिया होगा ना, तो इन्होंने यही देखा होगा कि यार मेरा 13 लाख का पेमेंट पहले होगा और मेरे पेमेंट होने के बाद ये 5 + 4 कितने हो गए, 9 लाख रुपीज। ये ओनर है ना, पहले मेरा पेमेंट होगा फिर इस 9 लाख का पेमेंट होगा, क्योंकि वो ओनर है ना। कोई भी आदमी जब किसी कंपनी को कर्ज देता है तो पहले वो देखता है कि यार कंपनी के अंदर में ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है, क्योंकि अगर कंपनी के मान लो एसेट्स गिरते हैं, कम बिकते हैं या कुछ भी होता है, तो कम से कम ये तो पता ना कि इसको बेच कर पहले हमारा तो पेमेंट हो जाएगा ना, जो इनका होगा वो सोचे हमें क्या मतलब बनता है, वो तो ओनर है। ये कोई भी आदमी कर्ज देते हुए सोचता है। लेकिन मेरे बच्चे, ये कंपनी आज क्या कर रही है कि बिना लायबिलिटी वालों का पेमेंट किए बगैर, बिना लायबिलिटी का पेमेंट किए बगैर अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनका पेमेंट वापस करना चाहती है। रिपीट कर रहा हूं, कंपनी लायबिलिटी का आज पेमेंट नहीं कर रही है और इनका पेमेंट किए बगैर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है ना, ये जो ओनर है, उनका पैसा वापस करना चाहती है। मुझे ये बताओ कि अगर कंपनी ऐसा करती है तो इससे प्रॉब्लम किसको होगा, परेशानी किसको होगी, किसका विश्वास है इस कंपनी के ऊपर जो टूट जाएगा? लायबिलिटी वालों का। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप उस लायबिलिटी के एक इंसान रहते और आपने जब इसको कर्ज दिया इस कंपनी को, तो आपने भी देखा होगा कि यार पहले मेरा पेमेंट होगा फिर ओनर का पेमेंट होगा। सोचो उस कंपनी में जहां पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया था ये सोचकर, और पता चलता है कि ओनर का पैसा पहले वापस हो गया, कल को कंपनी मान लो लिक्विडेट हो गई, बंद हो गई, एसेट्स बेच के कम पैसे मिले, तो फिर आपका पैसा तो फंस जाएगा, आप तो खराब हो जाओगे, आपका मतलब कि पैसा डूबने के चांसेज है। तो यहां पे ध्यान देना कि जब कंपनी ने कहा कि देखो जी मैं अभी आपका पेमेंट नहीं करूंगी और मैं इनका पैसा वापस करूंगी, तो आपका विश्वास टूट रहा था मेरे बच्चे, और आपने इस बात से खफा होके, गुस्सा होके, दुख में आके आप चले गए कहां जी, कंपनीज एक्ट 2013 के पास। कौन चला गया? लायबिलिटी वाले। और जाके उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 से कहा कि कंपनीज एक्ट 2013 भैया, कंपनीज एक्ट 2013 भैया, ये कंपनी गलत काम कर रही है। हमने सोचा था, क्योंकि ये दस्तूर है, ये सब जगह लिखा हुआ कि पहले हमारा पेमेंट होता फिर मालिक का, लेकिन हमारा पेमेंट वो कर नहीं रही है और वो अपने मालिक का पैसा कंपनी से बाहर निकाल लिए, मतलब मालिक को खत्म कर रही है। इससे हमारा विश्वास टूट रहा है, अब प्लीज कुछ करो। मेरे बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 ने इस कंपनी से पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, कि ताकि किसी का विश्वास टूट रहा है, और अगर आप पे विश्वास टूट गया, मतलब आपने ये काम कर दिया, तो आगे आने वाले किसी भी कंपनी में कोई भी लायबिलिटी वाला कर्ज नहीं देगा, क्योंकि कोई भी कंपनी फिर यही काम करेगा, तो फिर विश्वास का क्या मतलब बनता है? ये क्यों कर रहे हो आप? मेरे बच्चे, कंपनी ने यानी कि एक्स लिमिटेड ने कंपनीज एक्ट 2013 को रीजन बताया कि आखिर क्यों वो ऐसा कर रही है। आप मुझे बताना क्या उसका रीजन वैलिड है कि नहीं है। पता क्या हुआ, कंपनी ने कहा कि कंपनीज एक्ट भैया मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, इनसे जब मैंने कर्ज लिया था और इनको मैंने कमिट किया था कि जो पैसा वापस करूंगा, वो कमिटमेंट डेट आज नहीं है। इनको पैसे वापस करने का जो डेट हमने डिसाइड किया था वो आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद का है। लेकिन जो इनसे यानी कि प्रेफरेंस वालों से जो हमने पैसा लिया था, जब हमने शेयर्स इशू किया था, तो हमने जो डेट कमिट किया था पैसा वापस करने का, वो आज ही डेट है, आज ही वो पैसा वापस करना है। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं वो टू द मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए होते हैं। तो मेरे बच्चे, उस केस में उनका डेट ऑफ रिडम्पशन तो कभी ना कभी आएगा, और कंपनी कहती है कि वो डेट आज ही आ चुका है, अब मैं क्या करूं, जरा बताओ, मुझे तो पेमेंट करना होगा ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखो तो कंपनीज एक्ट 2013 ने 2 लोगों की बात सुनी, एक लायबिलिटी वालों की बात सुनी और एक लिमिटेड यानी कि कंपनी की बात सुनी। अब देखो, ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि पहले हमारा पेमेंट होना चाहिए फिर ओनर का, क्योंकि यही हम लोगों ने सोच के पैसा इन्वेस्ट किया था। और यहां पे देखो तो एक्स भी सही है कि क्या करूं, हमने इनको जो पैसा हमें इनको वापस करना था वो डेट आज है ही नहीं, जो कमिटमेंट है, जो एग्रीमेंट हुआ है वो आज से 2-4 महीने बाद या 2-4 साल बाद का है, लेकिन इनको जो कमिटमेंट किया था वो पैसा तो आज ही वापस करने का है। अब हम करें तो क्या करें? मेरे बच्चे, यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है।
पता है, अब ये कंपनीज एक्ट 2013 को एक बीच का ऐसा रास्ता निकालना है जिस रास्ते से अगर रिडम्पशन होता है, जिस रास्ते को फुलफिल करने के बाद अगर इनका हम पैसा वापस करते हैं तो इनको भी कोई परेशानी नहीं है और इनको भी कोई परेशानी नहीं है। ऐसा हमें कोई उपाय निकालना पड़ेगा। और कंपनीज एक्ट 2013 ने मेरे बच्चे उसी उपाय को कहां मेंशन किया? सेक्शन 55 के अंदर में। यानी कि सेक्शन 55 के अंदर में यहां पे कंपनीज एक्ट 2013 ने वो रास्ते बताए कि जिन रास्तों को अप्लाई करके, जिन कंडीशंस को अप्लाई करके अगर ये कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। किनको? लायबिलिटी वालों को। इनका विश्वास मेंटेन रहेगा। क्या विश्वास था? मैं एक बार बताऊं आपको। इनका विश्वास क्या था जी? कि मेरे पेमेंट होने के बाद, ये देखो 5 + 4 9 लाख रुपए, ये नहीं, रिजर्व का पैसा तो भैया कंपनी का अपना है, हमने उसको नहीं देखना होता है। आज है, कंपनी कभी भी कुछ कर सकती है, कभी भी कुछ कर सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो आपका कैपिटल है 5 + 4 9 लाख रुपीज, ये 9 लाख रुपीज कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि लायबिलिटी वालों का पेमेंट ना हो जाए। ये विश्वास मेरे बच्चे मेंटेन करना पड़ेगा, इवन दो ये प्रेफरेंस शेयर्स आपके रिडीम हो रहे हैं। वो विश्वास कैसे मेंटेन होगा, वही आपका सेक्शन 55 के अंदर में बताया गया है। अब सेक्शन 55 में क्या बताया गया है, उन बातों को मैं आपको नोट वाइज आपको यहां पे लिखाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार जो अभी कहानी मैंने आपको सुनाया उसको एक बार शॉर्ट करना चाहता हूं, आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठाना चाहता हूं कि ये चैप्टर आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि आगे जैसे जैसे क्वेश्चन टिपिकल होते जाएंगे ये बात आपके दिमाग में आएगी, और जब आएगी तब आपको उस दिमाग को शांत करना होगा, क्योंकि आपको चीजें पहले से पता है। सुनिए मेरी बात, सेक्शन 55 क्यों इंपोज किया गया जी? लायबिलिटी वालों के विश्वास को मेंटेन करने के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 55 कंप्लीटली क्या करता है, इनका जो विश्वास है ना, क्या विश्वास है कि मेरे पेमेंट होने के बाद 9 लाख रुपीज, यहां अमाउंट देखना 9 लाख रुपीज, इसका ये पेमेंट मेरे पेमेंट होने के बाद होगा। इस विश्वास को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 55 को इंपोज किया गया। अब कैसे किया गया मैं आपको लिखाता हूं। आप एक काम करना, ये जो बैलेंस शीट जहां आपने कॉपी किया ना बच्चे, जहां आपने लिखा, ठीक उसके नीचे में आप लिखेंगे मेरे साथ नोट नंबर 1। नोट नंबर 1। ऐसे कई सारे नोट मैं आपको देने वाला हूं, जितने नोट आएंगे लिखा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल आप लिखिए मेरे साथ नोट नंबर 1। लिखेंगे आप फॉलोइंग, लिखेंगे आप फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस, फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, साथ साथ लिखना आपने, सिर्फ सुनना नहीं है। must be satisfied before redemption of प्रेफरेंस शेयर्स। मेरे बच्चे, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के पहले में कुछ कंडीशंस है जो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये सारे कंडीशंस जो लिखा रहा हूं कहां लिखा हुआ है, तो सेक्शन 55 के अंदर में। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन 55 को स्टडी कर रहे हैं। सुनो ना, वो क्या है। नंबर ए, पहला कंडीशन आपका, कंडीशन नंबर 1 कहता है कि कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स। कंपनी क्या करेगी जी? नए शेयर्स इशू करेगी। कौन से शेयर्स? हमने कहा कि भैया चाहे वो इक्विटी और प्रेफरेंस, चाहे वो प्रेफरेंस हो, कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स। कौन से? कोई भी आपका हो, अप टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपका। मेरे बच्चे, पहला कंडीशन आपका है ना, लिखेंगे आप यहां पे। हमने क्या पढ़ा था जरा देखो, नोट नंबर 1 क्या है? फॉलोइंग बेसिक कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कब जी? बिफोर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि अगर आप इन प्रेफरेंस शेयर्स को, कितने के हैं? 4 लाख रुपीज के, अगर 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम मतलब उनका पैसा वापस करना चाहते हो, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आप इनको रिडीम कर दो। लेकिन इनके रिडम्पशन के पहले आपको 4 लाख के नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। क्योंकि लायबिलिटी वालों ने क्या देखा था?
लायबिलिटी वालों ने देखा था कि भैया कंपनी में मालिक का पैसा कितना होना चाहिए, 9 लाख रुपीज। उनको 9 लाख से मतलब है कि भैया मेरे पेमेंट होने तक 9 लाख रुपीज कंपनी में फ्रीज होने चाहिए। तो ठीक है जी, अगर आप 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, आज रिडीम करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके रिडम्पशन के पहले में 4 लाख के नए शेयर्स इशू कर दो। एक मालिक गया, दूसरा मालिक आ गया, हमें क्या मतलब है कि मालिक राम है कि श्याम है, बस मालिक आपका होना चाहिए। तो आप अगर ऐसा कर देंगे तो देखो ना, लायबिलिटी वालों को कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि ये 4 लाख जाएगा, उसके पहले 4 लाख के नए मालिक आ जाएंगे। हमारा आपका विश्वास मेंटेन रहा, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो ये हमारा बेसिक कंडीशन कौन सा था, नंबर ए। कंपनी ने पूछा किससे, सेक्शन 55 से, कि सेक्शन 55 एक बात बताओ, क्या इसके सिवाय कोई और भी रास्ता है क्या मैं लायबिलिटी वालों का जो विश्वास मुझे मेंटेन करना है किसी और भी तरीके से मेंटेन कर सकता हूं क्या? तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 55 ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ये नहीं मन करता, अगर ये आपको मन नहीं करता तो और आप कंडीशन नंबर बी को सेटिस्फाई कर दो। बी क्या है मैं बताऊं, कहता है कि कंपनी, साथ साथ लिखेंगे आप, सारी बातें समझ में आएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, लेकिन अभी दिमाग में कोई इफ और मत आने देना। एक एक सवाल जो आपके दिमाग में उठेंगे, मैं गारंटी बोलता हूं कि आज ही वो सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन समय दो मुझे, इफ और अभी दिमाग में मत आने दो। कहता है कि कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट, साथ साथ लिखिए, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ redeemable preference shares, फेस वैल्यू ऑफ redeemable preference shares। कहता है कि फ्रॉम फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसको शॉर्ट में मेरे बच्चे CRR कहते हैं, CRR। इवन एग्जाम में भी ये बोलेगा कि भैया बताओ CRR, तो CRR का मतलब कि वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की बात कहता है। सर इसका मतलब क्या वो समझाओ, आप लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं और आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, लिखना बंद करेंगे आप, दिमाग शांत करो। अब बहुत प्यारे बच्चे हो, सचमुच बताता हूं, आप बस दिमाग शांत करो। दुनिया में क्या दुख दर्द है, किसने आपको धोखा दिया, किसने आपको पीटा, कब मम्मी पापा ने आपको पीटा, सब भूल जाओ हमेशा के लिए। बस 2 मिनट शांत से मेरी बात सुनिए, मैं पढ़ता हूं। कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जरा बताओ, जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उनका फेस वैल्यू कितना है जी, ये देखो 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो कहते हैं कि 4 लाख रुपीज का जो अमाउंट है ना, वो कहता है कि 4 लाख रुपीज का अमाउंट, आप एक काम करो, जो फ्री रिजर्व हैं, फ्री रिजर्व, सर फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व का मतलब फिलहाल बचे आपका इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, इसका डिटेल अभी डिस्कशन करूंगा, लेकिन फ्री रिजर्व का मतलब समझ लो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? ये पैसा मतलब फ्री है, जब चाहेगी कंपनी ये पैसा शेयर होल्डर्स को दे सकती है कि घर ले जाओ। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि कंपनी को ये पैसा, इसका पैसा शेयर होल्डर्स को देने से रोक दे। मतलब कंपनी फ्री है इस पैसे को यूज करने के लिए। आप मुझे बताओ कि कंपनी अगर ये पैसा, इसका पैसा शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, तो मुझे बताओ कि कंपनी शेयर होल्डर्स को कुछ भी अगर देती है तो किस रूप में देती है? अरे प्रॉफिट हो चाहे रिजर्व का पैसा हो, अगर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को देना तो किस रूप में देना है? डिविडेंड के रूप में। आपको पता है ना, कंपनी के अंदर में बहुत सारे ओनर होते हैं, अगर प्रॉफिट या रिजर्व का पैसा कंपनी कहते हैं शेयर होल्डर्स आप लेकर जाओ, तो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देती है, डिविडेंड के रूप में। मतलब मेरे कहने का मतलब कि ये जो पैसा है ना 8 लाख रुपीज, कंपनी फ्री है, ये पूरे के पूरे 8 लाख रुपीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे सकती है कि जब चाहो आप लेके चले जाओ, कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चों, फ्री रिजर्व का मतलब ये होता है। लेकिन पॉइंट बी कहता है कि कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम फ्री रिजर्व टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊं। अभी बैलेंस शीट में जो 8 लाख रुपीज दिख रहा है ना,
ये 8 लाख रुपीज क्या है जी, कंपनी जब चाहेगी तो अपने शेयर होल्डर्स को देके बोल सकते कि लेके जाओ एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये कभी इस पर रिलाय नहीं कर रहे थे, लेकिन कंपनी को ऑफर दिया गया कि काम करो जी, जो 8 लाख रुपीज का आपको फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है, आप कसम खाओ कि इसमें से 4 लाख रुपीज, 4 लाख क्यों जी, जितने के शेयर रिडीम हो रहे हैं, आप कसम खाओ कि इसमें से 4 लाख रुपीज आप तब तक कंपनी से बाहर नहीं निकालोगे जब तक कि आप लायबिलिटी वालों को पेमेंट ना कर दो। आप कसम खाओ। सुना मेरी बात, मैंने क्या बोला, दोबारा बता रहा हूं कि सेकेंड ऑप्शन में इस कंपनी को बोला गया कि देखो जी, अगर आप नया शेयर्स इश्यू नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, अभी जो आपके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, यानी कि जो 30 लाख रुपीज में 8 लाख रुपीज इसके नाम का, जो कभी भी हम शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, आप कसम खाओ कि इसमें से 4 लाख रुपए आप कंपनी में तब तक रहोगे जब तक कि लायबिलिटी का पेमेंट ना हो जाए। आप कसम खाओ। तो मेरे बच्चे, आप मुझे बताओ, हम और आप कैसे कसम खाते हैं? हम बोलते हैं ना कि कसम खाते हैं, ये हम आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को कसम खाने के लिए एंट्री पास करना पड़ता है। वो क्या एंट्री करेगी? वो एंट्री में जो आपका जनरल रिजर्व है ना, इसको वो क्या करेगी, 4 लाख रुपीज से कम कर देगी, और इस 4 लाख को एक नए नाम में बैलेंस शीट में क्या करेगी जी, वो आपका CRR यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम पर वो ट्रांसफर कर देगी। इसका मतलब अब हुआ कि इस एंट्री को करने के बाद जरा बताओ, जनरल रिजर्व यानी कि जो फ्री रिजर्व था 8 लाख रुपीज, अब कितना रह जाएगा, 4 लाख रुपीज, क्योंकि इसमें से हमने 4 माइनस कर दिया और हमने क्या किया, CRR के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या होगा, जरा ध्यान देना कि अब अगर प्रेफरेंस रिडीम हो भी जाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि 5 लाख ये और CRR का 4 लाख ये, यानी कि 5 + 4 9 लाख रुपीज कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि लायबिलिटी वालों का पेमेंट ना हो जाए। तो कोई बात नहीं जी, या तो आप क्या करो, मालिक को लेकर आ जाओ, पहला कंडीशन, या दूसरे कंडीशन में क्या है कि जो फ्री रिजर्व है कभी भी आप शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं घर में ले जाने के लिए, हमें विश्वास दिलाने के लिए, उसमें से 4 लाख रुपीज आप क्या करो, CRR के नाम पे ट्रांसफर कर दो। CRR के नाम पे ट्रांसफर करने का मतलब कि अब वो पैसा फ्री नहीं रहा, वो कंपनी में ही रहेगा, आप उसको बाहर विड्रॉ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर, आई समझ में। नहीं आई मेरे बच्चे, अभी ठीक से नहीं आई। मैं जानता हूं कि 99% बात समझ में आ गया कि कोई बात नहीं जी, कि जो फ्री पैसा उसको फ्रीज कर दो, CRR के नाम पे ट्रांसफर कर दो, लेकिन 100% बात अभी समझ में नहीं आई। और 100% बात को समझाने के लिए मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, आप देख लेना, ये आपके घर की बात कर रहा हूं। आप इससे ज्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगा। आप जरा सुन लो मेरी बात क्या है, पता है, आपके मम्मी पापा, मैं आपकी बात कर रहा हूं, देखो सिंपल लैंग्वेज में, आपके मम्मी पापा ने क्या किया है ना, कि बैंक में मान लो उनके पास 10 लाख रुपीज पड़े हुए, बैंक में 10 लाख रुपए है ना, आपके मम्मी पापा ने क्या किया, बैंक में 10 लाख रुपए रखे हुए, और अगर वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, ऐसे घर में कौन अकाउंट मेंटेन करता है, क्योंकि आप कॉमर्स के, इसलिए मैं आपको अकाउंटिंग में समझा रहा हूं। ये 10 लाख रुपए जो बैंक में पड़ा हुआ है, वो पता है पैसा उन्होंने कहां रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट में। तो उन्होंने लिखा कि हाँ जी, पैसा हमारा क्या है, 10 लाख रुपीज सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, आपके पापा मम्मी को जब भी मन करेगा ना, इस पैसे को निकालेंगे और जाके क्या करेंगे, वो यूज कर लेंगे, जो काम करना है उनको वो कर लेंगे, कोई रोकने वाला नहीं। सेविंग अकाउंट में आपको पता होगा कि पैसा आराम से कभी भी निकाल सकते, कभी भी विड्रॉ कर जमा कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि आपने देखा कि आपके मम्मी पापा का क्या है जी, ये आपका एक बैलेंस शीट है, मतलब वो बना रहे हैं आपका। आपने अपने मम्मी पापा को बोला कि मम्मी पापा ये जो 10 लाख रुपीज आपने सेविंग अकाउंट में रखा, ये तो पैसा आपको जब मन करेगा मस्ती करने के लिए आप पैसा यूज कर लोगे। कल को मैं बड़ा होऊंगा, मुझे पढ़ने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी, और उस समय मान लो 6 लाख रुपए मेरे हायर एजुकेशन पे रिक्वायरमेंट होगा, तो 6 लाख रुपए कहां से आएंगे? समझ मेरी बात। उन्होंने अभी सेविंग में रखा है ना, आपने कहा मम्मी पापा कि जब मैं बड़ा थोड़ा हो जाऊंगा तो मेरे हायर एजुकेशन में 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आएगी। वो 6 लाख रुपए जो रिक्वायरमेंट आएगी, वो पैसे कहां से आएंगे? कि आप अगर सारे पैसे खर्च कर दोगे तो। आपके मम्मी पापा ने कहा कि चिंता मत करो, चिंता ना करो, मैं इसमें से 6 लाख रुपए जो है ना, वो पैसा खर्च नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा आपके एजुकेशन के लिए। क्या आपको अपने मम्मी पापा के शब्दों पे विश्वास है क्या? क्या आप विश्वास करते हो कि हाँ जी, पापा मम्मी ने कह दिया कि 6 लाख रुपए जो है वो मैं छोड़ दूंगा, और आप मान लोगे कहीं उन्होंने खर्च किया तो फिर क्या होगा, आपका लाइफ का क्या होगा? क्या विश्वास है क्या आपको? नहीं सर, हमें विश्वास नहीं है।
मैं जानता हूं आप यही बोलना चाहते हो कि नहीं सर, हमें पापा मम्मी के ऊपर विश्वास नहीं है, हमें तो डर लग रहा है कि कहीं वो पैसा खर्च किया तो फिर हम क्या करेंगे। आपने यही बात अपने मम्मी पापा को बोला, आपने कहा कि पापा मम्मी हमें आप पे विश्वास नहीं है, आप ठीक समय विश्वास दिलाओ, कहीं आपने पैसा खर्च कर दिया तो क्या होगा। पापा मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको तरीके से विश्वास दिलाता हूं। पापा मम्मी ने क्या किया, ये जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ था ना, जो पैसा अभी सेविंग अकाउंट के नाम से था मेरे बच्चे, इसमें से क्या हुआ कि जो सेविंग अकाउंट के नाम से पैसा था, उन्होंने इसमें 6 लाख रुपए क्या किया, आपके नाम पे उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। बैंक वाले को बोला कि बैंक वाला एक काम करो कि जो पैसा मेरा सेविंग अकाउंट में है ना, एक नया अकाउंट ओपन करो बैंक में, एजुकेशन फंड, और उसमें वो 6 लाख रुपए जमा कर दो। तो बैंक ने क्या किया मेरे बच्चे, पैसा तो बैंक में ही है, लेकिन जो पैसा सेविंग अकाउंट का है, इसमें से बैंक ने क्या किया, 6 लाख रुपए निकाल दिया और आपके नाम से एक एजुकेशन फंड का जो अकाउंट खुला, उसमें क्या किया, वो 6 लाख रुपए जमा कर दिया। तो अब देखो, अब तो आपको विश्वास होगा ना कि जो पैसा अब एजुकेशन फंड में उन्होंने जमा कर दिया, वो पैसा आपके एजुकेशन पे ही खर्च करेंगे, इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके मम्मी पापा है, आप समझो तो मेरी बात, इस बात को अब आपको विश्वास मेंटेन होगा। बोलो ना, ठीक बोल रहा हूं ना। ये सर मेरे बच्चे, हुआ क्या, पैसा तो बैंक में ही पड़ा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ जैसे पहले था। पहले वो पैसा सेविंग अकाउंट के नाम पे था, पैसा फ्री था, कभी भी कुछ किया जा सकता था। अब पैसा क्या हुआ जी, आपका फ्रीज कर दिया गया, उसका नाम क्या दे दिया गया, एजुकेशन फंड। तो होता क्या है कि ये नाम का चेंजिंग मतलब कि अब आपका दिमाग को शांत हो जाएगा। वही काम मेरे बच्चे यहां भी हुआ है। ये बात आपके मम्मी पापा की थी। अगर मैं बिजनेस की बात करूं ना, बिजनेस की बात करूं, ध्यान सुनना, तो बिजनेस में जो 30 लाख रुपीज का टोटल एसेट्स है, यहां ध्यान देना, 30 लाख का जो टोटल एसेट्स है, इन 30 लाख में से 8 लाख रुपए जो जनरल रिजर्व में था, ये फ्री पैसा था, जस्ट लाइक आपका सेविंग अकाउंट, जस्ट लाइक आपका सेविंग अकाउंट, ये फ्री था, कंपनी कभी भी कुछ कर सकती थी। लेकिन लायबिलिटी वालों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इनमें से 4 लाख रुपीज निकाल के उन्होंने क्या किया, सीआरआर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। वैसे ही जैसे आपके मम्मी पापा ने सेविंग से पैसा एजुकेशन फंड में ट्रांसफर कर दिया, इन्होंने भी क्या किया जी, इस अकाउंट से पैसा निकाल के इस अकाउंट में, मतलब एक एंट्री पास की कि ठीक है, चिंता ना करो, आपके दिमाग में बैठ जाए कि अब फ्री पैसा कितना रह जाएगा, सिर्फ 4 लाख रुपए। मतलब कंपनी को अगर डिविडेंड पे करने का मन करता है तो कितना पे कर सकते, सिर्फ 4, अब 8 लाख का पेमेंट नहीं कर सकती, है ना बच्चे। तो जो कहानी आपके घर में होता है, वही कहानी कंपनी भी कर रही है। आपके मम्मी पापा नाम देंगे सेविंग को कम करके एजुकेशन फंड का, और कंपनी क्या करेगी जी, जनरल रिजर्व यानी कि फ्री पैसे को खत्म करके, कम करके वो सीआरआर का नाम दे देगी। यही पॉइंट नंबर बी कह रहा है। अभी और ज्यादा डीपली आपको नहीं सुनना, समय दो थोड़ा सा, मुझे आगे बढ़ने दो, चीजें अभी आएंगी, सारी क्लियरिटी लेकर आऊंगा, बट दिमाग अभी शांत रखना। आपने कसम खाया है कि अभी आपके दिमाग में कोई E4 नहीं आएगा। आपके संतोष सर जिस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, जितना बोलेंगे उतना ही अभी आपको सोचना है, क्योंकि चैप्टर मेरे बच्चे टिपिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। वो सारे टिपिकल कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है ना। ये लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सेकंड जो हमने तरीका आपको बताया, सेकंड जो तरीका बताया, ये एक्चुअली मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या है जी, कसम खाने का है, आपका कसम खाने का है ना। अब मैं थोड़ा सा पहले इसको क्लियर कर लूं। ओहो, ये मैंने क्यों ऐसा रेड कर दिया। चलो एनीवे, मैं थोड़ा पहले सही कर लूं पहले वाला कंडीशन, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल पहले वाला बैलेंस शीट देखें। अब चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। मैंने बोला कि यहाँ पे आपका 30 लाख है ना, और यहाँ भी आपका 30 लाख है। मैं ये जो रेड से लिखा ना, उसको मिटा देता हूँ। ये लीजिए, हो ये हटाता हूँ, ये हटाता हूँ, और मैं इसको भी हटाता हूँ। कोई बात, दोबारा लिख दूंगा मैं, है ना। बस चाहता हूं कि जितना चीज दिख रहा है, अब जो चीजें बता दिया वो आपके इमेजिनेशन में आ जाए। तो रिजर्व आपका 8 लाख था, और लायबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे कितने की थी जी, 13 लाख रुपए का। तो इस तरीके से दोनों साइड कितना था, 30 लाख रुपए, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में, आप इमेजिनेशन में आ जाइए कि हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। अगर 4 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पहले 4 लाख के नए शेयर्स इशू कर दो।
कौन से शेयर्स, आपकी मर्जी है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, क्योंकि हमें शेयर्स कौन से उनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक ही मतलब है कि मालिक का पैसा उतना होना चाहिए। तो एक मालिक जाए ये तो दूसरा मालिक आ जाए, कोई भी आए, वो किसी भी हेडिंग में हमें क्या फर्क पड़ता है, बस मालिक होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या बोला कि अगर आप नए मालिक को नहीं बुलाना चाहते, नए शेयर्स इशू नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अगर आपके कंपनी के बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व है, अगर है, ऑब्वियस बात होगा तभी पॉसिबल है, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। अगर आपके पास फ्री रिजर्व आपके पास है 8, जैसे 8 लाख दिख रहा है, तो ये फ्री रिजर्व का मतलब क्या, ये पैसा कभी भी आप बिजनेस से बाहर दे सकते हो शेयर होल्डर्स को। आप कसम खाओ कि इसमें से 4 लाख क्यों जी, जितने के शेयर रिडीम हो रहे हैं वो पैसा कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि लायबिलिटी का पेमेंट ना हो जाए, मतलब अब वो फ्री नहीं रहेगा। हमने कसम कैसे खाया, जनरल रिजर्व को 4 लाख से कम कर दिया और CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मेरे बच्चों, इस कंपनी ने, एक्स लिमिटेड ने सेक्शन 55 से पूछा क्या और भी कोई तरीका है क्या, कुछ और भी तरीका है क्या? तो सेक्शन 55 ने कहा कि हाँ एक और भी काम कर सकते हो, और आप लिखेंगे आपका और सी पॉइंट, आपका सी पॉइंट में क्या है जी, कहता है कि सी पॉइंट के अंदर में कि भैया आप एक काम करो कि आप चाहो तो ये काम ना पार्टली फ्रॉम ए और एंड कर देंगे, एंड पार्टली फ्रॉम ए एंड पार्टली फ्रॉम बी, फ्रॉम ए एंड पार्टली फ्रॉम बी। आप चाहो तो ये भी काम कर सकते हो। मतलब कि जो इन लायबिलिटी वालों का विश्वास जो आपको मेंटेन करना था, विश्वास कितने से मेंटेन करना था जी, जितने के प्रेफरेंसेस रिडीम हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि दोनों में हमने क्या लिखा था कि ये जो नया शेयर्स भी इश्यू होगा ना, वो कितना, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो रिडीमेबल है। या फिर यहां भी हमने क्या बोला जी, जो CRR को में ट्रांसफर करेगा वो भी क्या, अप टू द फेस वैल्यू। मतलब जितने के शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उतने के या तो नया इश्यू कर दो या फिर आप कसम खा लो, यानी कि CRR बना लो। सी पॉइंट कहता है, सी पॉइंट कि आपको अगर ये सिर्फ नहीं करना तो कुछ अमाउंट ए से कुछ अमाउंट बी से भी कर सकते हो। टोटल जो आपको कंप्लायंस है वो 4 लाख से करना है ना, तो एक काम करो ना, पार्टली फ्रॉम ए पार्टली फ्रॉम बी का मतलब कि 4 लाख में से 1 लाख आप यहां से कर लो, नया शेयर इश्यू कर लो, और बाकी 3 लाख का कसम खा लो, यानी कि CRR बना लो। या फिर आप इसको कर लो 3 लाख से, इसको कर लो 1 लाख से, या इनको कर लो आपका 250 से, इनको कर लो 150 से, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें तो बस 4 लाख से आपको विश्वास को मेंटेन करना होगा। वो आपका पॉइंट नंबर सी कहता है मेरे बच्चे, पार्टली फ्रॉम ए पार्टली फ्रॉम बी, इसका मतलब होता है। तो आपको क्या करना है कि अभी हमने सेक्शन 55 की शुरुआत की है, बातें बहुत दूर तक जाएंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन मेरे बच्चे अभी आगे जाने के पहले ना, ये जो नोट नंबर 1 आपने लिखा है ना, इसको प्रॉपर तरीके से एक बॉक्स में डालिए। ये प्रॉपर तरीके से एक बॉक्स में चला जाएगा, एक पूरे बॉक्स में। मतलब ऐसे कई सारे बॉक्सेज अभी आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको बॉक्स में डालो, क्योंकि ये आपको मैंने एक नोट दिया रिगार्डिंग सेक्शन 55। अब मैं आपको क्वेश्चन शुरू करता हूं। मैं एक क्वेश्चन शुरू करूंगा, आपको अब यहां पे मेरे साथ लिखना है। इस बैलेंस शीट के अंदर में अब कहता हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो ना, यहां पे आप मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल देखो। अब क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर रहा हूं, कहता है कि एज्यूम, लिखिए मेरे साथ, एज्यूम इन अबव गिवन बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, इसमें एज्यूम इन अबव गिवन बैलेंस शीट। कहता है कि कंपनी डिसाइडेड टू redeem its preference shares. Company decided to redeem its preference shares by issuing new equity shares of rupees 10 each. Assuming above given question, company decided to redeem its preference shares by issuing new equity shares of 10 each for complying section 55 कहता है कि make
मेक एंट्रीज, आपको यहां पे मेरे बच्चे एंट्रीज पास करना है। एक्चुअली एग्जाम में इस चैप्टर में आपको दो ही चीज आएगा, या तो एंट्री पास करो या फिर एंट्री पास करने के बाद इसका बैलेंस शीट भी बना दो, नया अपडेट किया बैलेंस शीट। दोनों चीज हम चर्चा करेंगे, आपको चिंता नहीं करना। फिलहाल ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। इस बैलेंस शीट में कहता है कि कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग सेक्शन 55। अब ध्यान से मेरी बात सुनना है, सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूं सॉल्यूशन कैसे बनेगा। मेरे बच्चे पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको, क्योंकि इस चैप्टर में जर्नल एंट्री पास करना है, क्या आपको जर्नल एंट्री पास करने आता है क्या? ये सर आता है, वो हमने बचपन में पढ़ा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। भूल जाओ सब बातें। अरे वो बचपन की बात थी, जब हम मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, प्यारे प्यारे बच्चे थे, 11वीं क्लास में थे, हमें अकाउंट्स ठीक से नहीं आता था, तो वो सिंपल बातें आपको समझा दी गई थी। एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका दे रहा हूं, आप पूरे अकाउंटेंसी में उस तरीके को अप्लाई कीजिए जर्नल एंट्री पास करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल, आपका वेरी सिंपल, कुछ भी याद नहीं करना। रियल अकाउंट है, कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सुनो मेरी बात, ऐसे आप जानते होंगे, ऐसे आप जानते होंगे। पता है बैलेंस शीट में ये जो साइड है ना, वो एसेट साइड है। मेरे प्यारे बच्चों, इस साइड का कोई भी आइटम अगर आपका ऊपर यानी कि इंक्रीज करता है, अगर इधर का कोई भी आइटम इंक्रीज करेगा, तो आप उनको जर्नल एंट्री में डेबिट कर देना। बहुत सिंपल सा तरीका है। ऐसे मैंने जर्नल एंट्री की कुछ क्लासेस मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पे है, अगर आपके पास कोर्स में नहीं है तो आप एक बार उनको देखेंगे तो मैंने इसी पे सारी बातें की, आपको समझ में आ जाएगा। बट एनीवे, अभी चैप्टर हम टिपिकल लेकर चल रहे हैं, बड़े बच्चे सुनेंगे। एसेट साइड का कोई भी नाम अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और अगर नीचे मेरे बच्चे अगर डिक्रीज किया तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नीचे का मतलब कि डिक्रीज करना। कोई भी एसेट्स बढ़ेगा तो आप डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी साइड में जितने भी नाम है, कैपिटल है, रिजर्व है, लायबिलिटी है, कोई भी नाम हो, अगर ये इंक्रीज करते हैं तो आप इनको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। आपने पढ़ा है बचपन में, मैं अननेसेसरी आपको समझा रहा हूं, बट कोई बात नहीं, मेरा काम है। और इधर का कोई भी आइटम मेरे बच्चे अगर डिक्रीज करता है, नीचे का मतलब क्या? डिक्रीज करना, तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। ठीक इनका उल्टा, इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है जी, लेजर अकाउंट अपने पढ़ा होगा। इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो जिनका डेबिट बैलेंस होगा उसका इंक्रीज डेबिट, घटना क्रेडिट करेंगे। इन सबका जब भी अकाउंट बनाते हैं, दे हैव क्रेडिट बैलेंस, तो इनका बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट करेंगे, है ना। इसमें क्यों समझा रहा हूं, आप प्यारे प्यारे बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, देखो ना, अब मैं शुरू करता हूं मेरे बच्चे, आपका एंट्री पास करना। कहता है कि इस बैलेंस शीट में आप ये एज्यूम करो कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना। यहां देखो इस बैलेंस शीट में ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कितने का दिख रहा है? 4 लाख रुपीज का। अब आपको इनको रिडीम करना है, तो मेरे बच्चे इस नाम को हमें हटाना पड़ेगा। अगर मैं इधर का कोई भी नाम हटाना पड़ेगा, यानी कि डिक्रीज करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो पहली एंट्री में हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को आप यहां पे डेबिट करेंगे। एंड 2 मेरे बच्चे, अब ये पैसा हमें किसको देना है? अब ये पैसा हमें देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मतलब कि आज अब क्या हो रहा है कि आपके बैलेंस शीट से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम अब हट जाएगा और एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी। अभी पेमेंट नहीं हुआ, पे करना है। एक लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या लायबिलिटी का नाम है जी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। मतलब जो उनके मालिक है ना बच्चे, अब हमें उनको पे करना है, इस बात को बताना होगा। ये एंट्री है आपका बीइंग अमाउंट ड्यू या पेबल टू किसको जी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये उसकी हमने क्या किया? यहाँ पे एंट्री पास किया। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो पहली एंट्री में हमने ड्यू कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, ड्यू कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन आप इनका पेमेंट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि सेक्शन 55 को कंप्लाई ना कर लो। अब देखो ना यहां पे क्या लिखा था, ये जो तरीके आपको बताए थे सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए, ये कब करना होगा? फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि ड्यू कर दिया, अभी पेमेंट नहीं किया, ड्यू किया, लेकिन इनका रिडम्पशन यानी कि पेमेंट करने के पहले आपको सेक्शन 55 को कंप्लाई करना होगा।
मेरे बच्चों, सेक्शन 55 कैसे कंप्लाई करूंगा? 3 तरीका मैंने बताया था, या तो नए शेयर्स इशू करो, या फिर आप क्या करो जी, फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करो, यानी कि कसम खाओ, या फिर पार्टली फ्रॉम 1 पार्टली फ्रॉम 2। जरा पढ़ो ना क्वेश्चन, आखिर आपको वो कौन सा तरीका बोल रहा है करने के लिए। देखता हूं, वो कहता है कि भैया आपको जो रिडीम करना है ना, बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कहता है कि आपको शेयर्स इशू करना है, यानी कि बच्चे पहला कंडीशन आपको ये बोला आपको करने के लिए। तो यानी कि हमें अब यहां पे क्या करना होगा जी, सेकंड एंट्री एक पास करना होगा नए शेयर्स इशू करने का। हमें एक एंट्री पास करना होगा नए शेयर्स इशू करने का। अब नए शेयर्स इशू करने की हम एंट्री कैसे करेंगे, वो तो हमें पता है जी। नया जब शेयर्स इशू होगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट आप यहां पे डेबिट करेंगे। और कौन सा शेयर्स आप इश्यू कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल का बढ़ना क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये एंट्री पास करना पड़ेगा, एंट्री पास करना होगा। अब सवाल उठता है कि ये एंट्री यानी कि जो इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाएंगे वो कितने से इश्यू किए जाएंगे, कितने से इशू किए जाएंगे। तो मेरे बच्चे, कितने से इशू किए जाएंगे ये कहीं क्वेश्चन बता रहा है क्या? सर नहीं बता रहा, वो तो सिर्फ कह रहा है कि जो नया शेयर्स इशू होगा वो एक शेयर आपका 10 रुपए का है, लेकिन शेयर्स कितने इशू करने हैं, कितने रुपए के इशू करने, वो आपको नहीं बता रहा है। काहे का टेंशन ना बताए सही। हमने सेक्शन 55 पढ़ा है ना बच्चे। 55 क्या बोलता है कि भैया आपको जो शेयर्स इशू करना, क्या अप टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे उनका फेस वैल्यू कितना दिख रहा, 4 लाख। यानी कि इन एनी सर्कमस्टांसेज एटलीस्ट हमें क्या करना होगा जी, यहां पे 4 लाख रुपीज के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 4 लाख के। अब सोचो कि 4 लाख का शेयर्स इशू होना है, एक शेयर आपका 10 रुपए का है, तो शेयर्स हो कितने गए, 40,000। तो मैं उसको नरेशन में यहां बता दूंगा, बीइंग 40,000 इक्विटी शेयर्स इशूड। क्यों इशू किया, तो टू कंप्लाई सेक्शन 55, टू कंप्लाई सेक्शन 55। मेरे बच्चे, सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, 4 लाख के शेयर्स इशू किया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, इट्स वेरी सिंपल, रियली इट्स वेरी सिंपल। तो याद रखना, एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि क्वेश्चन इज रॉन्ग क्योंकि शेयर्स कितने की इशू करने में बताया नहीं। अरे बदमाश, वो क्यों बताएगा, हमने 55 पढ़ा हुआ है कि नया शेयर्स इतने का इशू होगा। और एक चीज मैं बता दूं कि एक बार जब आपने सेक्शन 55 को कंप्लाई कर लिया, अब इनका पेमेंट करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब हम इनका पेमेंट कर देंगे। इस लायबिलिटी का जब पेमेंट होगा तो लायबिलिटी क्रेडिट में है ना, पेमेंट हो गया तो खत्म हो जाएगी, डेबिट कर दो। यानी कि आप यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को आप यहां पे डेबिट कीजिए। कितने की लायबिलिटी है सर, 4 लाख की। और यहां पे 2 आप क्या करेंगे जी, पेमेंट कर दिया ना, तो 2 बैंक अकाउंट। आप यहां पे 2 बैंक अकाउंट, कितने का आपका, 4 लाख रुपए का। लो, आपने पेमेंट कर दिया। नरेशन आपका बीइंग पेमेंट मेड किसको कर दिया जी, तो 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, हमने क्या किया, उनका पेमेंट कर दिया, काम खत्म हो गया। दिस इज द थर्ड एंट्री वी हैव टू पास। आपका कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो यही तो करना सिर्फ आपका, यही तो सेक्शन 55 का कंप्लायंस है, और काम खत्म हो गया। आपको 55 ये समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, कि मेरे बच्चों पता है क्या है, ये जो आपने एंट्री पास किया ना, ये वाली एंट्री, ये सेकंड वाली एंट्री, आप देखेंगे कभी कभी आपको आपके बुक में ये एंट्री जो है ना वो 2 पार्ट में देता है। ये जो एंट्री है वो 2 पार्ट में देता है। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वाला, पता है वो 2 पार्ट क्या है, या तो ऐसे एंट्री कर दो, या फिर मैं थोड़ा जगह बना के यहीं पर दिखाता हूं। पहली एंट्री इसके अंदर में पढ़ा था ना बचपन में, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला, वो कह देगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इकट्ठा कर देगा वो, क्योंकि एक ही बार में सारे पैसे मंगाए। कितना जी, 4 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज। दूसरी एंट्री में क्या करेगा, वो कह देगा अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू शेयर्स पढ़ा है आपने ना, मैं वहीं से लेके आ रहा हूं। और 2 आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कितने से जी 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज। तो हो सकता है कि आपके मतलब कि कभी कभी देखेंगे अपने स्टडी मटेरियल के अंदर में कि इसके बजाय ये एक एंट्री करने के बजाय वो 2 एंट्री पास करता है। ये दोनों का एंट्री का मतलब भी तो यही निकल के आया। अगर हम देखें एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये क्लब एंट्री है, ये अलग अलग है। सर एग्जाम में क्या करना ठीक होगा, आपकी मर्जी है, ये करो तो भी ठीक है, 2 एंट्री कर दो तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। आप समझदार बच्चे, आप बड़े बच्चे हैं, है ना, तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो हमने क्या किया, सेक्शन 55 कंप्लाई किया। आप प्लीज कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों। हाँ जी सर, बताएं अब क्या करना है। कुछ नहीं, मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे आपको पहले मैं इसको मिटा के आपको एक नया बैलेंस शीट दिखाऊंगा कि अब आपका अगर क्वेश्चन कह दे कि भैया नया बैलेंस शीट बनाओ तो नया बैलेंस शीट कैसे बनेगा। मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जगह की कमी है एक्चुअली और मैंने सोचा कि यहीं पे दिखा दूं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो एंट्रीज में नहीं हटा रहा, बस आपको नया बैलेंस शीट अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। छोटा सा ही बनना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि आइटम्स हमने कम लिए हैं। और ये जो छोटा सा जो बैलेंस शीट बनाऊंगा बच्चे, वो आपको क्या करना है कि आप भी इसके बाद आप इसके बाद बनाएंगे, थर्ड एंट्री के बाद मैं यहाँ दिखा देता हूँ। और ये जो बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, ये भी मैं ओल्ड फॉर्मेट में ही बनाऊंगा। सर अरे आप चिंता मत करो ना, अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे ना, अभी जैसे ही आपके बुक के क्वेश्चन में आऊंगा सारे क्वेश्चन मैं सही तरीके से कराऊंगा नए फॉर्मेट में। टेंशन क्यों लेते हो, आप अभी करो। तो बैलेंस शीट कर रहे हैं हम, यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट आपका आफ्टर रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा वो कुछ अब इस तरीके का बनेगा। नजर यहाँ सर एक सवाल है दिमाग में, अभी मत आने दो, मैंने कहा ना थोड़ा सब्र करो। ये देखिए, बैंक में पहले से 9 लाख रुपीज का अमाउंट था, बैंक में पहले से 9 लाख का था। नजर यहाँ 9 लाख पहले से था। एंट्री में देखो, पहला एंट्री कुछ बैंक में हुआ नहीं हुआ। दूसरे एंट्री में मेरे बच्चे 4 लाख रुपीज आपके पास बैंक में आया। तो सोचो 9 पहले से 4 आया, 9 + 4 कितना हो गया, 13 लाख, 13 लाख रुपए। ठीक है, 13 लाख के बाद देखो फिर 4 लाख रुपीज आपके पास से चला गया। तो 13 - 4 कितना हो गया, 9 लाख रुपीज। यानी कि जितनी एंट्री आपने पास किया उसमें प्लस माइनस करने के बाद आपका 9 लाख रुपीज का अमाउंट रहा। ये जो अदर एसेट्स आपका 21 था, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं किया। आप देखो 3 एंट्री पास किया, उसमें कहीं पे भी अदर एसेट्स का नाम नहीं आया, तो 21 लाख रुपीज का अमाउंट हो गया। ये कितना हो गया आपका, 30 लाख का अमाउंट। यहाँ पे आइए, आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था, 5 लाख। इस 5 लाख के बाद यहां देखो 4 लाख के आपने नए शेयर्स इशू किए हैं, तो 5 और 4 अब कितने हो गए, ये 9 लाख रुपीज का अमाउंट। मेरे बच्चों, ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख का था, अब वो आपके इस बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और अगर आपको लिखने का मन भी कर रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ऐसे कोई लिखेंगे नहीं हम एग्जाम में, ये नील आपका होगा क्योंकि हम रिडीम कर चुके हैं। ये देखो वो आपका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, वो डेबिट करके कैंसिल कर चुके हैं।
खत्म हो चुका है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट और डेबिट अपने आप खत्म हो चुका, वो तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं। अब जो आपका जनरल रिजर्व है यानी कि जो फ्री रिजर्व है, इसमें कोई चेंज हमने किया क्या? नहीं सर, इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो आज भी क्या होगा जी, 8 लाख रुपीज का अमाउंट दिखेगा। और मेरे बच्चे जो आपकी लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटीज, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। आज भी आपका कितना दिखेगा? 13 लाख का अमाउंट। दोनों साइड कितना हो गया? 30 लाख रुपीज। अब आपको विश्वास दिलाता हूं कि लायबिलिटी का जो विश्वास पहले आपके ऊपर में था वो आज भी मेंटेन्ड है। नजर यहां, ये देखिए आप, लायबिलिटी वालों ने क्या सोचा था कि मेरे पेमेंट होने के बाद 5 + 4 9 लाख रुपीज का पेमेंट होगा। नजर यहां डालो, ये देखो आज भी क्या दिख रहा है, मेरे पेमेंट होने के बाद 9 लाख रुपीज का पेमेंट होगा। तो ठीक रहा ना बच्चे, हमने वही तो काम करना था कि उनका विश्वास ना टूटे, कंपनी अपना कमिटमेंट भी पूरा करे और सबको मिलके भी चले। वही काम हो रहा है आपका, वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। आप इसकी कॉपी करें। सर एक सवाल दिमाग में अभी कहा, बदमाश मत आने दो भी सवाल। अरे हूं ना जिंदा, हूं ना आगे आपके सवाल के जवाब देने के लिए, क्यों परेशान हो? एक तो पहले कोई सवाल उठेगा नहीं, समय चलने दो। अभी यहाँ पे 7-8 क्लासेज हमें इस पे बितानी है आपके साथ। और अगर सवाल उठता भी इनकेस, एक तो नहीं उठेगा मुझे पता, अगर उठता भी है तो है ना डाउट सेशन का टाइम, आप मुझे फोन मैसेज करो ना डाउट सेशन के टाइम पे, मैं हूं ना आपको रिप्लाई करने के लिए। लेकिन पहले समय तो दो मुझे बातों को समझाने के लिए। अभी तो चैप्टर की शुरुआत किया हमने, चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ने तो दो, कम से कम थोड़ा बढ़ने तो दो। कॉपी हो गया, ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 1। मैं आपको अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे लेके आना चाहता हूं। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 शुरू करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एक फिर से आप बैलेंस शीट बनाएंगे और ये बैलेंस शीट आपका यहाँ पे एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाएंगे, एक्स लिमिटेड का। इस बैलेंस शीट में मेरे बच्चे यहाँ पे कहता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लिखिए मेरे साथ, कहता है कि बैंक में आपके पास, चलो ले लो यहाँ पे कितना, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और जो आपके अदर एसेट्स है ना, अदर एसेट्स जो बाकी के एसेट्स है, साथ साथ लिखिए, वो मान लो आपका 20 लाख के, 20 लाख का आपका 20 लाख रुपीज का, ठीक है ना। तो टोटल कितना आपका हो गया? 30 लाख रुपीज। ये 30 लाख कहां से आया? तो कहता है कि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल से मान लो 6 लाख रुपीज आपका है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लो यहाँ पे आपका 7 लाख रुपीज का अमाउंट है, 7 लाख का। मेरे बच्चे कहता है कि जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व होता है। सिर्फ फ्री रिजर्व में और भी कोई नाम बहुत सारे होते हैं, पर लिखो तो सारी बातें समझाऊंगा। मान लो ये आपका यहाँ पे 9 लाख रुपीज का अमाउंट है, 9 लाख का। और फिर आपकी लायबिलिटीज कितना हो गया? 22 हो गया ना, यानी कि 8 लाख रुपीज का अमाउंट है ना। और ये भी आपका आ गया 30 लाख रुपीज। कॉपी कीजिए फटाफट। कहता है इस क्वेश्चन में कि कंपनी डिसाइडेड टू redeem its preference shares, company decided to redeem its preference shares by utilizing its own resources. कंपनी मेरे बच्चे अपने रिसोर्स को यूज करना चाहती है, बाय इट्स ओन रिसोर्सेज। कहता है कि मेक एंट्रीज। अब आपको मेरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा। कंपनी का अपना रिसोर्स क्या होता है? फ्री रिजर्व कंपनी का अपना है जी। तो मेरे बच्चे यहां पे क्वेश्चन कहना चाहता है कि कंपनी अपने रिसोर्स को यूज करने का मतलब कि वो कसम खाना चाहती है कि मेरा अपना जो फ्री रिजर्व है ना, मैं उसमें से जितने रुपए के प्रेफरेंस रिडीम हो रहे, कितने के, 7 लाख के ना, हम उसको सीआरआर में बनाने को तैयार है। मतलब कि कसम खाने को तैयार है। किसके लिए जी? सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए। सर फिर अब कैसे होगा? कहता है कुछ नहीं, सॉल्यूशन में आप आ जाइए मेरे साथ, स्टार्ट कीजिए। पहला एंट्री तो बिना किसी डाउट के पहले इनको अब हटाइए, क्योंकि आज हमें इनको रिडीम करना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना मेरे बच्चे? 7 लाख। जितने रुपए के प्रेफरेंस रिडीम हो रहे हैं उनको हटाइए। ये पैसा अब हमें किसको देना है? तो हमें देना है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितना अमाउंट आपका हो गया? 7 लाख रुपीज। फर्स्ट एंट्री वी हैव पास। बीइंग अमाउंट ड्यू लिख लेना, मैं लिख दूं क्या?
चलो लिख देता हूं, आगे लिखना बंद करूंगा, मुझे टाइम थोड़े बर्बाद करना है। बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर एग्जाम में हम नरेशन लिखे कि ना लिखे? लिखना, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि ये नरेशन लिखना, पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखना, ये तब होता है जब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आपने जितने एग्जाम में क्वेश्चन 6 सॉल्व करने तो 6 पूरा सॉल्व कर लिया, फिर सजाने का काम करते। पहला मेन काम होता है जी एंट्री पास करना। जब टाइम बच जाएगा तो फिर हम इसमें टाइम लगाते हैं, सजाने का मतलब कहने का। लेकिन आपको पता है कि मेरे बच्चे, आप ये एंट्री तो कर लो कोई बात नहीं, लेकिन इसको पेमेंट करने वाली एंट्री आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सेक्शन 55 कंप्लाई ना कर दो। और सेक्शन 55 कंप्लाई करेंगे, क्या बोला जी, कंपनी आपका यूज करेगी अपने रिसोर्सेज को, मतलब जनरल रिजर्व को। मेरे बच्चे, रिजर्व कम होगा, इधर का कुछ भी कम होना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो जनरल रिजर्व है, जो फ्री रिजर्व है, उस फ्री रिजर्व को हम क्या करेंगे जी, डेबिट कर देंगे। कितने से? क्या पूरे 9 लाख हटा दो? ना मेरे बच्चे, ना। कितने से? जितने के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं एटलीस्ट उतने से कंप्लाई करना है, तो हम उतने से ही करेंगे। या तो आप हमें बताओ कितने का सीआरआर बनेगा, नहीं तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हम उससे ही कंप्लाई करेंगे। तो जनरल को 7 लाख से कम कर दो, और नया नाम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व या फिर सीआरआर। सर एग्जाम में शॉर्ट नाम लिख सकते हैं इसका? हाँ अलाउड है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बीइंग आपका सीआरआर क्रिएटेड टू कंप्लाई सेक्शन 55। सर एक बात बताओ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में कि शेयर्स इश्यू करो टू कंप्लाई सेक्शन 55, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि ये रिसोर्स यूज किया जाएगा टू कंप्लाई सेक्शन 55? आप बदमाश बच्चे हो। अरे पूरा चैप्टर ही रिडम्पशन की बात का मतलब सेक्शन 55 है, तो उसको बोले चाहे ना बोले आपको कंप्लाई करना है। आप उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछते हो आपका? और हाँ, ये जब एंट्री आपका पास हो गया, दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको रिडम्पशन से रोक नहीं सकती। आप एक काम करो, ये जो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, अब इनको तीसरी एंट्री में हटाइए, है ना, क्योंकि आप कसम खा चुके हैं। एंड 2 आपने बोला क्या, 2 बैंक अकाउंट। जब आपने कसम खा लिया कि ठीक है जी, और कसम खा के आपने एंट्री भी दिखा दी, कोई बात नहीं, ध्यान सुनना कि 30 लाख में से जो अमाउंट आपका रिजर्व का 9 लाख रुपए, इसमें से 7 लाख रुपए तब तक रहेगा जब तक कि कंपनी की लायबिलिटी खत्म ना हो जाती, और सिर्फ 2 लाख रुपए ही अब हमारा फ्री रहेगा। तो हम वो एंट्री करके दिखा चुके हैं। अब हम कितना पेमेंट कर देंगे, 7 लाख रुपए का अमाउंट। ये हमने पेमेंट करने की एंट्री पास कर दी। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, खत्म हो गया। अरे आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? मैं आपको जरा बताओ, आपको कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर बोले जा रहे हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे बहुत सिंपल शब्दों में बातों को आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं सेक्शन 55 के एक एक वर्ड्स को मैं एज इट इज रखूं ना आपके सामने, तो आप 2 मिनट के अंदर में क्या करेंगे, अपना जो मोबाइल में या लैपटॉप में या जिसमें भी आप मुझे देख रहे हैं, आप उसका शीशा तोड़ दोगे। आप उसके बाद गुस्सा और लेवल बढ़ेगा आपका कि क्या हुआ, ये क्या था। आप छत पे जाओगे और छत पे जितने लोग भी रहेंगे सबको आप नीचे फेंक दोगे। खुद नहीं, अपने आप को नहीं, क्योंकि मुझे पता आप बहुत स्मार्ट हो, दूसरों को फेंक दोगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए कि आप शीशा तोड़े, किसी को फेंके। इसलिए 55 के जितनी सारी बातें हो, बहुत सिंपल शब्दों में, प्यारे प्यारे शब्दों में, प्यारे प्यारे बच्चों को, उनको मैं समझा रहा हूं, यानी कि आपको समझा रहा हूं। हाँ, ये काम खत्म। अगर वो कहता है कि भैया एक बैलेंस शीट दिखा दो, बैलेंस शीट कि आफ्टर रिडम्पशन वो नया बैलेंस शीट कैसा बनेगा, तो मैं तो अभी पुराने फॉर्मेट में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। आप सुनिए, ये देखो, आप बैंक में पहले से कितना था, 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख बैंक में था। यहां कोई बैंक में हुआ क्या? नहीं सर। यहां कुछ बैंक में हुआ क्या? नहीं सर। कसम खाने से बैंक में थोड़े कुछ होगा। कसम खाने से बस आपके 30 लाख रुपए के जो टोटल एसेट्स हैं, इनमें से जो 9 लाख रुपए रिजर्व का है, जिसको कभी भी कुछ भी कर सकता था, हमने कसम खा लिया कि ठीक है भैया, इसमें 7 लाख रुपए हम नहीं यूज करेंगे, सिर्फ 2 लाख ही रहेगा, कभी यूज करना होगा तो करेंगे आपका फ्री रिजर्व के रूप में। ये तो किया, तो बैंक में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ जी, ठीक है। हाँ, 7 लाख पेमेंट हो गया, तो 10 लाख में से 7 लाख पे कर दिया, तो बैंक में कितना बच गया आपका? 3 लाख रुपए, आपका 3 लाख रुपए, है ना। कसम खाने से मेरे बच्चे कोई पैसा नहीं आता, है ना, बस हमने एक एंट्री पास करना होता है। और अदर एसेट्स जो आपके हैं यहाँ पे, सर एक सवाल है, मैंने कहा ना अभी कोई सवाल नहीं, दिमाग को शांत रखो, मैं हूं ना जिंदा। ये कितना जी? 20 लाख रुपए, आपका 20 लाख रुपए। इस साइड में आइए, जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, जरा बताओ इसमें कोई चेंज हुआ? पहले आपका 6 लाख का कोई चेंज नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमने नए शेयर इश्यू किए नहीं, हमने तो सिर्फ कसम खाया है, तो 6 आपका 6 ही रह गया।
मुझे बता, अब ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या वो रहा? नहीं सर, ये तो रिडीम हो चुके हैं। तो ये कितना आपका हो चुका है? नील। क्या जनरल रिजर्व में कोई चेंज हुआ क्या? यस सर, हुआ चेंज। क्या चेंज हुआ? 9 लाख में से आपने 7 लाख अगर सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया तो अब ये 2 लाख रुपए आपका सिर्फ रह गया। और मेरे बच्चे, आपके पास एक नए नाम का यहां पे जन्म हुआ सीआरआर, जो अमाउंट कितना आपका है? 7 लाख रुपए का। क्या लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं सर, लायबिलिटी कितना आपका? 8 लाख रुपए। क्या अब आपका बैलेंस शीट टैली कर रहा है क्या? ये सर अभी भी कर रहा है। 20 + 3 23 लाख रुपए है। और ये देखो आपका ये भी कितना हो गया? 23 लाख रुपए टैली किया। क्या आपने लायबिलिटी वालों का विश्वास मेंटेन रखा क्या? ये सर हमने रखा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। नजर यहां डालो ना। पहले इनका विश्वास था कि मेरे पेमेंट होने के बाद 7 + 6 यानी कि 13 लाख का पैसा बाहर जाएगा। आज भी वही है मेरे बच्चे, मेरे पेमेंट होने के बाद 6 और 7 यानी कि 13 लाख का पैसा जो है बिजनेस से बाहर जाएगा, आउट ऑफ टोटल एसेट्स आपका, है ना। ये पैसा तब तक रहेगा जब तक कि हमारा पेमेंट ना हो जाए। आपने विश्वास मेंटेन किया मेरे बच्चे, आपने विश्वास मेंटेन किया। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। थक गया हूं मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, कैसे विश्वास दिलाऊं कि पिछले 28 साल इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए बता रहा हूं मैं। पिछले 28 साल मेरे बच्चे हिमालय पे तपस्या किया मैंने। एंड 28 इयर्स का तपस्या करने के बाद, जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था, मेरे प्यारे प्यारे सर होते थे, उन्होंने मुझे समझाया था, समझ में नहीं आता था। एंट्री पास कर लो, ये कर लो, वैसे कर लो। क्या कर लूं मैं? क्या हो रहा है? और सेक्शन 50 अभी पता नहीं कहां कहां दूर जाएगा। मैं तो क्या बताऊं, मुझे मन क्या था कि मैं आत्महत्या कर लूं। बहुत बहुत मुझे गंदा लगता था। मुझे समझ में नहीं आता, जब तक कोई चीज मुझे समझ में ना आ जाए तब तक उसको रटने का मेरी आदत नहीं थी मेरे बच्चे, स्टार्टिंग से। और इसलिए मुझे इतना गंदा लगा कि अब कि मुझे तो आत्महत्या करना। मैं गया हिमालय पे, कूदने ही वाला था, शंकर भगवान मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा कि क्यों क्यों आखिर तू कूद रहा है यहां से, क्यों आत्महत्या कर रहा है? मैंने बताया 55 मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने क्या क्या बोला, आंखें बंद करो। मैंने बंद किया, उन्होंने ऐसे किया, निकला। और ये अमृत मेरे बच्चे, ये अमृत उनके हाथ से निकला। बिलीव कीजिए, आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, बट मैं फैक्ट बता रहा हूं। ये उनके हाथ से निकला और मैंने ऐसे किया हुआ था कि भगवान बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उन्होंने क्या किया, ये मेरे हाथ में दे दिया, बोला कि इसको पी जाओ। और फिर बोला इसको पीते ही तुम्हारे अंदर में ऐसी शक्ति आ चुकी है कि अब कुछ भी पढ़ेगा अपने आप समझ में आएगा। और सचमुच ये पीता हूं, मुझे अपने आप आगे समझ में आता है कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। ये क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा। कुछ भी हो जाए, आपके पास हिमालय जाने का ऑप्शन नहीं है, आपका सिर्फ एक ऑप्शन है यहाँ पे मेरी बातों को समझने का, दूसरा कुछ भी नहीं। आप प्लीज कॉपी करें इसको। आप सर सवाल अभी नहीं, सवाल अभी नहीं, सवाल अभी मुझे बोलने दो। मैं मौका दूंगा ना आपको बोलने का, मैं मौका दूंगा ना मेरे प्यारे बच्चों। जब मैंने आपको बेसिक कंडीशन सेक्शन 55 का लिखाया, तो इस बेसिक कंडीशन में पॉइंट नंबर बी लिखाते समय मैंने कहा था कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम फ्री रिजर्व टू सीआरआर। ये फ्री रिजर्व क्या होते हैं, ये फ्री रिजर्व क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, और क्या सिर्फ जनरल रिजर्व ही फ्री होगा क्या? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको नोट नंबर 3 लिखाना चाहता हूं। नोट नंबर 3 लिखो मेरे साथ, नोट नंबर 2 सॉरी, लिखेंगे मेरे साथ यहां पे। नोट नंबर 2 आपका, नोट नंबर 2 लिखेंगे, ब्रॉडली लिखेंगे आप मेरे साथ, ब्रॉडली, ब्रॉडली all reserves can be divided in two parts to understand section 55। सेक्शन 55 को समझने के लिए रिजर्व्स को ब्रॉडली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ए, क्योंकि इसलिए ऐसा लिखा रहा हूं क्योंकि कई तरीके से क्लासिफिकेशन होता है रिजर्व का, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, फ्री, नॉन फ्री। तो मैं यहां पे 55 के लिए मैं क्या करूंगा जी, नंबर ए फ्री रिजर्व, नंबर ए फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होते हैं, क्या इसका मतलब होता है? तो लिखेंगे दोज
those reserves which are free from any fixed obligation and can be used for payment of dividend to the shareholders without any restrictions, उसको कहते हैं फ्री रिजर्व। दो बातें मैंने लिखा है। वो रिजर्व मेरे बच्चे जिसमें कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये पैसा आपको इस पर्पस के लिए यूज करना है। जैसे कि आपने टैक्स में पढ़ा होगा टी डेवलपमेंट रिजर्व। वो क्या होता है जी, हम टी के आपका डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं, उनकी फैक्ट्री बनाना, ये करना वो करना। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, नाम सुना है समझना। ये सब क्या होते हैं, दे आर क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका सेक्शन 52 वो कहता है कि प्रीमियम का पैसा सिर्फ यहीं पे यूज किया जा सकता है। तो मेरे बच्चे कोई भी रिजर्व जो आपने क्रिएट किया है किसी खास पर्पस के लिए, वो फ्री नहीं होते हैं। दे हैव नो एनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, इनकी बात कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कंपनी मेरे बच्चे इन पैसे को फ्री है यूज करने के लिए, डिविडेंड पेमेंट करने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को, उन सबको हम क्या बोलेंगे, फ्री रिजर्व। लिखो यहां पे फॉर एग्जाम्पल। नो डाउट कि आपने एक नाम देख लिया जिसका नाम क्या है, जनरल रिजर्व, है ना, जनरल रिजर्व आपका। उसी तरीके से मैं आपको बताऊं, सरप्लस होता ना बैलेंस शीट में, सरप्लस का मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। कभी वो प्रॉफिट लॉस कह देगा, कभी सरप्लस कह देगा, मीनिंग सेम है आपका। इसी के वो कई सारे नाम कह देता है, कभी कभी कह देगा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब ये नाम दे रहा हूं जो नाम आपके हो सकता है कि वो दे दे क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब कि जो अर्निंग हमने रखा है रिटेन करके, अभी किसी को पे नहीं किया, तो वही रिजर्व का ही दूसरा नाम होता है। इसको कह देगा, वो हो सकता है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी कह सकता है, मीनिंग सेम है, एक ही चीज के कई सारे नाम। वो कह सकता है, आपका एक नाम बताऊं मैं, आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड कह देगा, या फिर कह देगा रिजर्व, फंड या रिजर्व, मीनिंग सेम है आपका। सर ये क्या है, ये मेरे बच्चे कभी प्रॉफिट मान लो कि कम हो जाए, कभी प्रॉफिट बहुत ज्यादा हमने कमा लिया, तो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के अलग से इस फंड में रख देती है, डिविडेंड इक्वलेशन फंड के अंदर में, कि कल को मान लो कभी प्रॉफिट कम होगा तो इसमें से हम डिविडेंड पे कर देंगे। तो क्योंकि ये रिजर्व ही बना हुआ है डिविडेंड पे करने के लिए, इसलिए फ्री होता है, फ्री मानते हैं इसको, ठीक है ना, फ्री मानते हैं आपका। फिर आपका एक नाम एक्सेस प्रोविजन। एक्सेस प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन जो एक्सेस है, देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। मतलब सर मैं आपको बताता हूं इसका मतलब, लास्ट वाले का। हमारे पास एक है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बच्चे 5 लाख का हमने बनाया, 5 लाख रुपए का। और 5 लाख का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, उसमें से एक्चुअली हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 लाख रुपए की है, मतलब जो टैक्स हमें पे करना, वी नीड ओनली 4 लाख रुपीज। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 5 लाख का बैलेंस दिख रहा है, बट वी नीड ओनली 4 लाख रुपीज। तो बाकी का जो 1 लाख है ना, एक्सेस अमाउंट, दैट इज फ्री रिजर्व। वो पैसा हम कुछ भी कर सकते हैं, फ्री। एक्सेस प्रोविजन देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। बट एग्जाम में ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम में आ जाए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सिर्फ इतना लिख दे आपका, तो आप उसको फ्री नहीं मानना, वो तो ऑब्वियस बात है, टैक्स के लिए बना हुआ है। बट कह दे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10 लाख रुपीज, और ब्रैकेट में या नीचे कहीं बोल दे कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपका 8 लाख का है, तब आप सोचना कि यानी कि वो बताना चाहता है कि 2 लाख जो है ना फ्री है, एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर आपका कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 55 टू क्रिएट द CRR। क्लियर इसमें, ये सर। तो आपको इतने ही नाम याद रखने हैं, एग्जाम में अगर आएगा तो इनमें से ही कोई नाम देगा, दूसरा कोई नाम होता नहीं है। इसके बाद मेरे बच्चे बाकी कहते हैं कि नॉन फ्री रिजर्व्स।
नॉन फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या, इसके सिवाय जो बाकी होंगे सारे नॉन फ्री होंगे, यानी कि आपका दोज रिजर्व्स other than free reserves are called non-free reserve. In short, those which have been created for a specific purpose, that can be used for a specific purpose, they cannot be used for payment of dividend, वो सभी क्या नॉन फ्री में। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, कैपिटल रिजर्व, जैसे कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम कह दे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कह दे, मीनिंग सेम है आपका। जैसे कि आपका यहाँ पे रिवोल्यूशन रिजर्व है ना, एसेट्स को रिवैल्यू करने के टाइम पे बनता है आपका। टी डेवलपमेंट रिजर्व, टीडीए, टी डेवलपमेंट अकाउंट रिजर्व। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट मतलब मैं क्यों नाम लिखूं, मैं तो कहता हूं कि भैया कोई भी रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व, कुछ भी आपका, मैं कहता हूं कि इनके सिवाय जो भी नाम दिखेगा सभी नॉन फ्री आपका होगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फ्री नॉन फ्री का मतलब, इसमें कोई डाउट नहीं सर, प्लीज कॉपी कर लें आप इसको। हमें एक ही बात ध्यान रखना है कि सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जी, सिर्फ फ्री का। नॉन फ्री रिजर्व तो पहले से नॉन फ्री है। इवन मेरे बच्चे आपका जो सीआरआर है, सीआरआर, ये भी तो नॉन फ्री हुआ, ये भी तो किसी खास पर्पस के लिए हमने क्रिएट किया, ये डिविडेंड का भी यूज नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से मैं कहूं आपका, अभी हम पढ़ेंगे आगे, बायबैक रिजर्व, ये बायबैक रिजर्व ये भी क्या हुआ, नॉन फ्री हुआ, ये भी आपका डिविडेंड के लिए नहीं है आपका। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, मैं कितना बताऊं आपको नाम। आपने पढ़ा होगा जी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, या पढ़ेंगे आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी क्या डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए बनते हैं। तो दे ऑल आर नॉन फ्री। मैं ऐसा अगर कह दूं ना एक सेंटेंस में कि इन नाम को छोड़ के जितने सारे नाम आपको दिख जाएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे आपका नॉन फ्री। अगर कहता है कि भैया प्रोविजन फॉर टैक्स, जरा बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स या रिजर्व, ये आपका ये क्या है, तो हम बोलेंगे नॉन फ्री है, ये आपका फ्री नहीं है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेस अमाउंट है, वो नॉन फ्री आपका होगा। समझ लो मेरी बात ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे हम क्वेश्चन में बहुत सारी चीज देखने वाले हैं इनके बारे में, बट एनीवे आप इसको कॉपी कर लेंगे। फ्री नॉन फ्री का मतलब मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब मैं इसको ध्यान में रखते हुए, अभी 2 एग्जाम्पल हमारा हो गया, मैं तीसरे एग्जाम्पल पे आना चाहता हूं। मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 3 रेडी करेंगे। ये जितने भी एग्जाम्पल करा रहा हूं, नोट लिखा रहा हूं, सेक्शन 55 चल रहा है, समझ लो मेरी बात, खत्म हो रहा है सेक्शन 55। इसके साथ साथ ऑफ एक्स लिमिटेड, यहां पे मेरे बच्चे कहता है आपका, यहां पे इसके अंदर में कि बैंक में इनका बताओ मैं कितना ले लूं, चलो मैं 11 लाख रुपए ले लेता हूं, 11 लाख। और जो इनके अदर एसेट्स है ना, अदर एसेट्स आपका वो मान लो आपका 19 लाख का है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा आपको, मैं सिंपल फिगर ले रहा हूं आपको। यहाँ पे यहाँ कहता है जी इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपका मान लो 4 लाख रुपीज का अमाउंट है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये मान लो आपका कहता है कि आपका 8 लाख रुपीज का अमाउंट है। कहता है कि जनरल रिजर्व, ये आपका 2 लाख रुपीज का अमाउंट है, 2 लाख का अमाउंट है। फिर कहता है मेरे बच्चे यहाँ पे सरप्लस यानी कि प्रॉफिट लॉस, ये कहता है कि 1 लाख रुपीज का अमाउंट है। यहाँ कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम मान लो 2,40,000 का अमाउंट है। कैपिटल रिजर्व, आपको पता है ना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व सभी क्या होते हैं, दे ऑल आर नॉन फ्री, मान लो 160 का अमाउंट है। और फिर आपका यहाँ पे लाइबिलिटीज कितना हो गया, 19, तो यहाँ पे ले लो आपका 11 लाख, या फिर मैं ठीक है इसको 260 कर देता हूं सर, क्यों ऐसे ही बस, और फिर आपका ये 10 लाख हो गया, है ना। मैं चाहता नहीं कोई फिगर मैच करे, सब अलग अलग दिखे, इसलिए कि और कुछ खास नहीं। ठीक है, 30 लाख। इस बार इस क्वेश्चन में 2 बातें सिखाऊंगा। एक तो पार्टी वाला कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा जी,
अभी तो हमने दो ही देखा ना कि या तो 55 कंप्लाई किया आपने, वो क्या बोलते हैं जी, न्यू इश्यू करके, या फिर कंप्लाई किया आपने CRR बना के, या तीसरा था जो पार्टली फ्रॉम AB, उसकी भी बातें मैं समझाऊंगा। लिखो यहाँ पे इसके बैलेंस शीट के बाद कहता है कि कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स preference shares by लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे दोनों चीज बताना है आपको। बाय कंपनी डिसाइडेड है यहाँ पे, बाय इशूइंग, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स बाय इशूइंग। जरा यहां देके बताओ सेक्शन 55 कितने से कंप्लाई करना है? 8 लाख से। तो कहता है बाय इशूइंग 55,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each एंड इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट आती है, इफ रिक्वायर्ड कहता है कि कंपनी विल यूटिलाइज इट्स ओन रिसोर्सेज। कंपनी अपने रिसोर्स को यूज करेगी। कहता है कि मेक एंट्रीज, आप इसकी एंट्री पास करें। Company decided to redeem its preference shares by issuing 55,000 equity shares of 10 each, and if required, company will utilize its own resources. दो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। एक कॉन्सेप्ट जिसमें कि मैं आपको पार्टली 1 पार्टली 2 वाला, और एक और जो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात करना चाहता हूँ, आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ एक्चुअली आपका। तो आओ ना सॉल्यूशन में आ जाओ, एंट्री पास करते हैं। मेरे बच्चे पहली एंट्री में तो कोई डाउट ही नहीं है जी, आपको पहले ये 8 लाख रुपीज हटाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, 8 लाख से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिए, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड है ना, एंड 2 आप बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये जो आपका अमाउंट है वो कितना हो गया, 8 लाख रुपीज और 8 लाख रुपीज, ठीक है ना, 8 लाख रुपीज। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री मेरे बच्चे, दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, सेकंड एंट्री के अंदर में हमें अब इनका पेमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सेक्शन 55 कंप्लाई नहीं होगा। और सेक्शन 55 कंप्लाई करने के लिए क्वेश्चन ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भैया आपको 55,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना है 10 रुपए वाले। तो अगर हम 55,000 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। और आप कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, 55,000। तो मेरे बच्चे 55,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, एक शेयर 10 का है, तो 5,50,000 बैंक में आया और 550 से आपने एंट्री कंप्लीट किया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। नरेशन लिख देना। अब नरेशन में मैं क्यों लागू, आप बोल देना कि बीइंग 55,000 इक्विटी शेयर्स इशूड टू कंप्लाई सेक्शन 55। अब मेरी बात सुनो, नजर यहाँ। आप मुझे बताओ सेक्शन 55 टोटल कितने से कंप्लाई करना था, 8 लाख का। जितने के प्रेफरेंस रिडीम हो रहे बच्चे उनके फेस वैल्यू से कंप्लाई करना होगा। ये फेस वैल्यू से कंप्लाई करना होगा ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो भी कंप्लायंस है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल मतलब जो शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उनका जो फेस वैल्यू है ना उससे आपको कंप्लाई करना होगा। तो हमारी जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है वो आपका 8 लाख से है। जरा बताओ क्या 8 लाख से कंप्लाई हो गया क्या? नहीं सर, 550 से कंप्लाई हुआ, 550। तो हमें तो 8 लाख से करना है। 8 लाख में 550 हो गया तो कितना बच गया? 6 और 8 2.5, 2.5 लाख रुपए। यानी कि इसमें कोई डाउट ना हो कि 2 आपको CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अभी 250 से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा भी है कि भैया इफ रिक्वायर्ड कंपनी विल यूटिलाइज इट्स ओन रिसोर्सेज
कंपनी को अपने रिसोर्स यूज करने, मतलब क्या, वो सीआरआर, अपना रिसोर्स क्या होता है, रिजर्व होता है, तो रिजर्व को सीआरआर में कन्वर्ट करेगी। क्लियर? यहाँ पे 250। अब आप लिखना बंद कर देंगे मेरे बच्चे, लिखना बंद कर देंगे। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना, क्योंकि मैं आपको तैयार कर रहा हूं। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे देना, कितना भी घुमा के, आपसे वो मतलब नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा अमृत पी लेने दो। अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये सीआरआर जो बनाया जाएगा वो किससे बनाया जाएगा? तो मेरे बच्चे, आपको पता है कि सीआरआर बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ ऑप्शन किसका है? फ्री रिजर्व का। सिर्फ फ्री और कोई भी नहीं। ओनली फ्री रिजर्व कैन बी यूज। तो इसका मतलब है कि हमें ये जो यहां पे बैलेंस शीट देखा जाए तो बैलेंस शीट में कई सारे नाम है। आप देख रहे हो, आप रिजर्व का 1 2 3 और 4, ये चारों रिजर्व ही तो है। आप मुझे बताओ इसमें से कौन कौन से फ्री है? एक ये फ्री है, एक ये फ्री है मेरे बच्चे, ये नॉन फ्री है, ये भी नॉन फ्री है ना? अभी दिखाया था मैंने आपको। मतलब कि सिर्फ 2 ही नाम है जो फ्री है, हम इन्हीं को यूज कर सकते हैं। नॉन फ्री तो पहले से नॉन फ्री है जी, हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो इन 2 नाम को हम यूज कर सकते हैं 250 का कसम खाने के लिए। आपको ये मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ये सर, अब एक अजीब सी विडंबना है मेरी। आप मुझे बता देना कि क्या मतलब सही होना चाहिए। और याद रखना मेरे बच्चे, जो सवाल पूछ रहा हूं अभी ना, अगर सचमुच में जवाब आप सही दिए, आप चाहे मेरे पेड क्लास के बच्चे हैं, चाहे मेरे चैनल पे हैं, ये वीडियो जहां भी आपको दिखेगा, अगर आपने सही सोचा जो मैं बोल रहा हूं, तो आपको चैनल पे आकर, अगर चैनल पे नहीं है तो वहां पे कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ सर, मैंने सचमुच में सही सोचा था। मैं चाहता हूं कि आप लिखो, ताकि आपका जो सोच है ना बच्चे, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए कि इतिहास में अमर हो जाए। अगर आपने गलत भी सोचा तो भी लिखना कि हाँ सर, मैं गलत किया था, मैं पापी हूं, मैंने गलत किया है, ताकि वो जो बच्चे बाकी होंगे उनको भी साहस बनेगा कि हाँ वो गलत किए, तो कम से कम लिख दे कि हाँ मैंने गलत किया, क्या फर्क पड़ता है। बट मैं चाहूंगा कि आपका वो पॉइंट कमेंट में सुनिए। मेरा सवाल क्या है, लिखना बंद। मुझे पता है कि सीआरआर यहां पे बनाना मेरे बच्चे दो तरीके से एंट्री बन सकता है। ये जो आप यहां पे ऊपर नाम लिखेंगे ना, 2 तरीके से एंट्री बन सकता है। पता है क्या? या फिर मैं यहीं पे दिखाता हूं ना, एक एंट्री जो आप बोल दोगे मैं उसको काट दूंगा और जो सही है उसको छोड़ दूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि 250 से बनाना है ना, ये देखो 2 नाम दिख रहा है मुझे फ्री, एक जनरल रिजर्व और एक आपका सरप्लस। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो मैं क्या करूं, 250 ना, 2 + 1 3 लाख हो गया, हमें 250 चाहिए, तो मैं यहां से ले लेता हूं। पहला ऑप्शन है आपका जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितना जी? 2 लाख रुपए। और बाकी का जो 50, क्योंकि हमें सिर्फ 250 की रिक्वायरमेंट है, बाकी का जो 50 है ना, वो मैं क्या करूंगा, सरप्लस यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, सरप्लस या प्रॉफिट लॉस मीनिंग से है, वो कर लेंगे, काम खत्म हो गया, बन गए 2.5 लाख रुपए। एक तो मेरे बच्चे मेरे पास ये तरीका है, एक मेरे पास और भी तरीका है, और या फिर एंट्री को ऐसे करने का। वो क्या? अरे सीआरआर हमें कितने से बनाना है? सीआरआर हमें कितने से बनाना है? 250 से, 2.5 लाख से। मैं पहले किससे बनाऊं? मेरे पास 2 ऑप्शन है। सरप्लस पहले ले लो, यहां पे आपने रिजर्व लिया था ना, क्यों रिजर्व पहले आपका, पहले सरप्लस ले लो। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कितना वो सरप्लस, कितना आपका? 1 लाख, वो ले लो आपका। और बाकी जो कमी आएगी ना, आप उसको क्या करो, जनरल रिजर्व से आप इसको यूज कर लो। जनरल रिजर्व कितना है जी? 2 लाख है ना, बट हमें चाहिए कितना? सिर्फ 150, ये ले लो आप। 2 तरीका हमारे पास यार, ऐसे कर लो चाहे ऐसे करूं, आपका 250 का बन गया सीआरआर। हमारे पास फ्री रिजर्व का ऑप्शन है, फ्री में ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, कोई भी पहले बाद में, ये हमने किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा सवाल क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया यही सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन है। उसने कहा कि अगर रिक्वायरमेंट आए तो कंपनी अपने रिसोर्स को यूज करेगी। हम समझ गए, अपने का मतलब क्या, ये 2 नाम। लेकिन इन 2 में से कौन सा रिजर्व पहले यूज करूं, क्वेश्चन नहीं बता रहा है।
आप देख लो यहाँ पे दो नाम अभी है ना, दो में से कौन सा पहले यूज करो क्वेश्चन नहीं बता रहा है। मतलब पहले मैं अगर जनरलाइजर को पूरा लेता हूं तो 50 से सरप्लस से आएगा, अगर हम सरप्लस से पूरा लेते हैं तो जनरल से आपका 150 आएगा। दोनों में मतलब कि जो दोनों एंट्री में अलग अलग चीजें चेंज हो रही हैं। मुझे सचमुच में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एंट्री इन दोनों में से बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है, मुझे सच्ची में समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे बताना, आप मुझे बताओ। इसके आगे का वीडियो भी नहीं देखना है, यहीं पे आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके रिडम्पशन और प्रेफरेंसेस की इस क्लास के अंदर में जो यूट्यूब पे मेरा आपका ये वीडियो दिखेगा इन केस, तो वहां पे आपको कमेंट डालना है, दिखेगा, मैं डालूंगा इसको आपको, आपके कमेंट के लिए सिर्फ डालूंगा। तो आपको मुझे बताना है कि क्या होगा आखिर, ये एंट्री ठीक है, ये एंट्री ठीक है, ये कौन सी एंट्री ठीक है। मतलब पहला आपका मतलब अगर आपके दिमाग में, क्योंकि अब दिमाग में आप सोच चुके हैं, अगर आपको लगता है कि सर ये एंट्री ठीक है, ये एंट्री, तो नीचे में आप कमेंट में क्या लिखेंगे कि पहला वाला, फर्स्ट वन इज करेक्ट। अगर आप कहते हो कि नहीं सर ये वाला ठीक है, तो आप लिखेंगे सेकेंड वन इज करेक्ट, आपका सेकेंड वन इज करेक्ट, है ना। अगर आप कहते हो कि सर ये ठीक है तो आप लिख लेना पहले। अब मैं आपको जवाब बता देता हूं कि क्या बेहतर है मेरे प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चों। देखो सेक्शन 55 को अगर आप ठीक से स्टडी करोगे ना, तो सेक्शन 55 ने कहा कि भैया सीआरआर को बनाने के लिए यू यूज फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व में जो इतने सारे नाम थे, आपका दो है, यहां पे हमने 4-5 नाम दिए, उसमें किसका पहले सीक्वेंस होगा, किसका बाद में होगा, उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि नहीं जी पहले सरप्लस को यूज करना है, पहले जनरल रिजर्व को करना है, या पहले रिटर्न अर्निंग करने की, इसको वो कहीं उन्होंने बताया नहीं है। इसका मतलब है मेरे बच्चे कि आप इन दोनों में से कोई भी एंट्री अगर आप पास करते हैं, कोई भी एंट्री पास करते हैं, यू विल गेट द फुल मार्क्स। क्योंकि अगर फ्री रिजर्व को यूज करना है तो कोई भी हम पहले बाद में फर्क करें, क्या फर्क पड़ता है, वो हमारी मर्जी, हमारा कॉल है, क्योंकि आप दोनों ही फ्री है। तो आपकी मर्जी, ये एंट्री करेंगे तो भी आपका सही है, ये एंट्री करेंगे तो भी आपका सही है। तो आप अपने जो कमेंट में आपने लिखा है, आप देख लेना, क्या आपने फर्स्ट वन करेक्ट लिखा, सेकेंड वन करेक्ट लिखा, या फिर आपने बोथ करेक्ट लिखा है, वो आपकी मर्जी है, आपकी कॉल है, मैं आपको वहां पे आंसर चेक कर लूंगा। दूसरी बात, मानता हूं मेरे बच्चे, मानता हूं कि दोनों एंट्री करेक्ट है, दोनों में से कोई भी करेंगे ठीक है, लेकिन एक तो एंट्री होगी ना, एक तो ऐसी एंट्री होगी ना जिसपे दिल आ जाए, एक तो ऐसी एंट्री होना जो हमें सुहावना, मतलब अच्छा लगना शुरू हो जाए कि नहीं जी ये अच्छा है। ऐसा थोड़ा कि हम यहां वहां सब जगह घूमते रहेंगे, आपका ये भी एंट्री है, ये भी, दोनों थोड़ा करके आएंगे, कोई एक ही एंट्री करेंगे ना। अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा एंट्री है जो सबसे बेस्ट है, जो होना चाहिए एटलीस्ट, इवन दो सेक्शन में मेंशन नहीं है, अगर इसका कमेंट आप कहते हो कि सर पहला वाला है, तो लिख देना हिंदी में पहला वाला है। ऊपर में क्या लिखा था, फर्स्ट वन इज करेक्ट, अब क्या बोलेंगे, पहला वाला है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप क्या बोलेंगे, सेकंड, दूसरा वाला ठीक है, दूसरा वाला ठीक है, आप ऐसे कर देंगे। अब मैं आपको कंक्लूजन देता हूं, याद रखना, कोई भी रिजर्व पहले बाद में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप पूरी अकाउंटेंसी को ठीक से पढ़ोगे तो पता अकाउंटेंसी क्या बोलता है कि देखो जी, फ्री रिजर्व में अगर मैं ऑप्शन ना बताऊं ना, तो फिर आप इस एंट्री को पास ना करके ये एंट्री कर देना। ये एंट्री मतलब पहले क्या करना, सरप्लस प्रॉफिट लॉस जो नाम होगा उसको यूज करना, उसके बाद आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व को यूज करना है। ये क्या होता है ना, ये भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया वहां पे कि रिजर्व भी जो होता है ना, ये फॉर द एक्सपेंशन होता है। तो क्योंकि ये इसमें से क्रिएट होता है, ये थोड़ा सा कम फ्री है एज कंपेयर टू ये आपका, मैं बोल रहा हूं, ऐसा कहीं एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। इन शॉर्ट कि अगर हमारे एग्जाम में ऑप्शन आ जाए कि आप बताओ कौन सी एंट्री पास करोगे, और ये दो नाम आपका हो जाए, तो पहले मैं क्या करूंगा, सरप्लस यानी कि जो प्रॉफिट लॉस का नाम है वो यूज करूंगा, उसके बाद जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व मतलब सबसे लास्ट में यूज करूंगा, सबसे लास्ट में। अगर इससे ही काम हो जाए तो मैं इससे कर लूंगा, अगर कम पड़ेगा तब मैं यहां पे यूज करूंगा। ये मैं बोलता हूं, ये अच्छा लगता है। मैक्सिमम जो आपके स्टडी मेट में क्वेश्चंस है वो इसी पैटर्न पे सॉल्व किए गए। ऐसे अगर ये भी एंट्री पास करोगे कोई मार्क्स नहीं काट सकता, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। तो मैंने कहा कि आप हमेशा क्या करना, इसको फॉलो करना, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा प्यार हो जाएगा इस चैप्टर से आपको कि भैया सीआरआर बनाना है, दो ऑप्शन है, तो जनरल रिजर्व को हम बाद में यूज करेंगे। सर एग्जाम में कुछ और बोल आएगा क्वेश्चन जहां पे खुद बोलेगा नहीं जी पहले इस रिजर्व को यूज करो, तो फिर हम वही काम करेंगे। ना बोले तो फिर हम क्या करेंगे, ये ठीक लगता है हमें, ठीक है। अल्टीमेटली क्या 550 और 250 8 लाख से कंप्लाई हो चुका है। अब मेरे बच्चे चौथी एंट्री के अंदर में
आपको क्या करना है, 55 कंप्लाई हो चुका, पेमेंट कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हम इनका पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट कितना जी, 8 लाख है ना, तो 8 लाख रुपीज कम कर पेमेंट कर दिया हमने, 8 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, हो गई एंट्री। ये पार्टली फ्रॉम 1 पार्टली फ्रॉम 2 का क्वेश्चन मैंने करा दिया। और आपको साथ ही साथ बता दिया फ्री रिजर्व में कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई भी पहले बाद में हो सकता है, बट अच्छा होता है कि रिजर्व जो है ना, जनरल रिजर्व ये नाम, ये बाद में यूज करो सबसे लास्ट में, बाकी जो होगा उसको पहले यूज कर लो, कोई भी पहले कोई भी बाद में ना। अगर क्वेश्चन कहता है कि बैलेंस शीट दिखाओ आफ्टर रिडम्पशन कैसा बनेगा, हम वो भी दिखा देते हैं। क्या दिखा जाता है, ये देखिए आप यहाँ पे नजर, यहाँ बैंक में पहले से 11 लाख था, मुझे बताओ बैंक में अब कितना हो जाएगा। तो 11 लाख के बाद चेक कीजिए, यहाँ कोई एंट्री बैंक में नहीं, यहाँ पे 550 आया। तो मेरे बच्चे 11 पहले से था, 550 आया तो 1650 हो गया, हुआ ना 11 प्लस ये। उसके बाद यहाँ चेक करो, यहाँ कोई बैंक की एंट्री नहीं। कसम खाने से बैंक में थोड़ा कोई इंपैक्ट पड़ता है। कसम खाने का मतलब क्या कि भैया टोटल जो 30 लाख का एसेट्स है, इसमें जो फ्री रिजर्व है, फ्री पैसा है, फ्री अमाउंट जो आपका है, उसको हमने फ्रीज कर दिया, कसम खा लिया, बस पैसा नहीं आता। हाँ 8 लाख यहाँ पे पेमेंट कर दिया आपने, तो 8 लाख पेमेंट करके आपका 850 का अमाउंट, ये आ गया 850। फिर आपका आया अदर एसेट्स। मुझे बताओ अदर एसेट्स में कोई चेंज आया है क्या? क्या अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं सर, 19 लाख से 19 लाख ही रह जाएगा आपको यहाँ पे। इधर आइए इक्विटी शेयर कैपिटल। जरा मुझे बताओ कि आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितना था, 4 लाख। 4 लाख के बाद इक्विटी में ये देखो 550 आया, 4 और 550 कितना हो गया, 950। बस यही तो करना है, जो बढ़ गया बढ़ा दो, घट गया घटा दो, 950। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे बच्चे रिडीम हो चुका है, ये खत्म हो चुके हैं, तो ये तो नाम अब लिखूंगा ही नहीं, क्यों फालतू टाइम में बात करूं। जनरल रिजर्व जो 2 लाख का था, अगर ये एंट्री पास किया, उसमें 150 निकल चुका है, तो कितना बच गया आपका जनरल रिजर्व, जरा बताओ फिर कितना बच गया आपका जी। 2 लाख में 150 निकल गया, तो कितना बच गया आपका, 50,000 का अमाउंट है ना। जो सरप्लस है 1 लाख रुपीज, ये पूरा का पूरा यूज हो चुका, अब ये नाम दिखेगा नहीं। एक नया नाम अब क्या दिखेगा, जिसका अमाउंट से कसम खाया था, CRR, वो 250 का अमाउंट अब यहां दिखेगा, 250 का अमाउंट है ना। मैं लिख दूं क्या कि जो प्रॉफिट लॉस सरप्लस है, लिख देता हूं ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। वो अमाउंट कितना हो चुका है आपका, नील हो चुका है। रिवीजन में दिक्कत ना हो इसलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि दे हैव बीन नाउ रिडीम्ड, वो कितना हो चुका है, नील हो चुका है। लिख दिया मैंने, है ना। वो एग्जाम में नहीं लिखेंगे क्योंकि जो नाम नील हो चुका है खत्म कर देना। सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई चेंज ही नहीं किया, वो एज इट इज आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपने कोई चेंज ही नहीं किया, एज इट इज आ जाएगा। कितना आपका है, 240 का अमाउंट। कैपिटल रिजर्व में आपने कोई चेंज ही नहीं किया, वो एज इट इज आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व कितना आपका अमाउंट है जी, 260 का अमाउंट, 260 का अमाउंट। और मेरे बच्चे लायबिलिटी 10 लाख, आप ना यहां लिख दो, मेरे पास जगह कम है, ये पता नहीं कैसे हटेगा, नहीं हटता बदमाश, तो इसको कुछ यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर आ जाए तो। लायबिलिटीज कितना जी आपका, 10 लाख, कोई चेंज ही नहीं किया हमने यहाँ पे, 10 लाख रुपीज आपका। देखो दोनों से टैली कर जाएगा, कितना हो गया आपका, 27,50,000 का अमाउंट। यहां चेक कीजिए, वही आएगा 950 ऊपर वाला, प्लस आपका 50,000, प्लस आपका 250, प्लस आपका 240, प्लस आपका 260, और प्लस आपका यहाँ पे कितना जी, 10 लाख का अमाउंट। तो 2750, यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 27,50,000 इक्वल होना ही है। आपने क्या किया, जितनी एंट्रीज पास किया, डेबिट क्रेडिट दोनों जगह इंपैक्ट आया, वो तो सही होगा ही होगा। आपको टैली कर गया, प्लीज कॉपी कर लो आप। सेक्शन 55 मुझे विश्वास है आपको बहुत प्यारा लग रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है, और आना भी चाहिए। दूसरे बच्चे बदमाश होते हैं, आप थोड़े बदमाश, आप तो प्यारे बच्चे। मुझे जल्दी से बता दो सेक्शन 55 अभी तक क्या पढ़ा हमने, ये क्यों है जी, लायबिलिटी वालों का विश्वास मेंटेन करने के लिए। कैसे मेंटेन करेंगे, बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए करके। कैसे करेंगे, या तो नए शेयर्स इशू करें, कौन से शेयर्स आपकी मर्जी हो, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, या दोनों है, कुछ भी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा हमने क्या बोला, कसम खा के, कसम खाने के लिए कौन सा रिजर्व यूज करूंगा, फ्री टू CRR, फ्री में। या फिर तीसरा कंडीशन क्या था, पार्टली 1 पार्टली 2 आपका, जो हमने क्वेश्चन देखा। वो फ्री में क्या होते हैं, तो फ्री को समझने के लिए मैंने रिजर्व को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फ्री एंड नॉन फ्री। फ्री का मतलब कि विच कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, फ्री होता है। और फिर उसके बारे में हमने दिखाया कि फ्री में कोई सीक्वेंस है नहीं, कोई भी पहले बाद में, लेकिन हाँ ज्यादा अच्छा होता है कि पहले बाकी नाम, रिजर्व का नाम जो होगा वो सबसे बाद में यूज करना, ठीक है।
ये जनरल रिजर्व कह देगा, रिजर्व फंड कह देगा, सबका मीनिंग सेम होता है, जनरल रिजर्व आपका होता है। ठीक है, इसको कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। अब मैं सेक्शन 55 को थोड़ा और आगे लेके चलना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं सचमुच में ये चैप्टर बहुत प्यारा है, और जैसे जैसे हम चीजें आगे बढ़ाएंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा न कि कम होगा। आइए, कितने एग्जाम्पल हो गए? 3। एग्जाम्पल नंबर 4, मैं 4 से अब आगे की बात सिखाऊंगा। लिखिए मेरे साथ, बैलेंस शीट ऑफ यहाँ पे एक्स लिमिटेड, है ना बच्चे। पुराने बैलेंस शीट में आप झगड़ा नहीं करना कि सर नया बैलेंस शीट कब आएगा, आएगा ना, जैसे बुक के क्वेश्चन पे आऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं। बैंक में यहां कहता है मेरे बच्चे इस बार मैं कितना ले लूं, चलो 12 लाख रुपए, कुछ भी हो सकता है। और जो आपके अदर एसेट्स हैं, अदर एसेट्स मैं थोड़ा सा और जगह लूंगा यहाँ पे, ये 18 लाख का अमाउंट, तो कितना हो गया 30 लाख। मुझे यहाँ थोड़ा और जगह चाहिए, तो मैं ना इसको और इसको दोनों को मिटा के ये इधर ले लेता हूं। ठीक है, और आप लिखेंगे 30 लाख के बारे में, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 7 लाख। फिर कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज, पूरी बात लिखेंगे 10, 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप। आपको विजिबल होगा कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो ऑफ ₹10 ईच, जगह कम था इसलिए ईच नहीं लिखा मैंने, आप लिख देना कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 रुपए वाले हैं, लेकिन 8 कॉल्ड अप है। अभी तक हमने उनसे 8 रुपए कॉल किया है, और ये अमाउंट कहता है कि आपका 8 लाख, 8 लाख। फिर कहता है यहां पे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ये कहता है आपका 3 लाख का अमाउंट है, 3 लाख। और इसके बाद कहता है मेरे बच्चे आपका कैपिटल रिजर्व, अभी बताया कैपिटल रिजर्व नॉन फ्री होता है, दे आर नॉट फ्री। ये मान लो कहता है कि 2 लाख रुपए का अमाउंट है, और ज्यादा क्या जाना अभी, लायबिलिटीज। कितना हो गया 10 लाख का अमाउंट, तो कितना हो गया आपका 30 लाख, 30 लाख। ठीक है, आप जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर इसके आगे मैं अभी लिखाता हूं, आप कॉपी करेंगे। हाँ, अभी मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार जब टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो क्यों कंजूसी। मैंने अभी 1 सेकंड का ब्रेक लिया था किनारे होके, और मैंने वही बातें जो बैलेंस शीट में लिखा था उसको थोड़ा और ठीक से लिख दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख रुपीज, आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले 8 कॉल्ड अप आपका 8 लाख, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, एंड आपका लायबिलिटी है। अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे, आप लिखना बंद करेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मेरे बच्चे आप मुझे बताओ कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, सेक्शन 55 क्यों पढ़ रहे हैं? सर लायबिलिटी वालों के विश्वास को मेंटेन करने के लिए। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो लायबिलिटी वालों का विश्वास यहां पे थोड़ा सा और डगमगा रहा है। मैं दिखाता हूं कैसे, सुनेंगे मेरी बात, आपको बस मेरी बात सुनना, लिखना नहीं है, मेरी बात लिखना नहीं है, मेरी बात सुनिए। देखो क्वेश्चन के अंदर में अगर हम देखें यहां पे, तो जरा सोचो कि जब इन लायबिलिटी वालों ने इस कंपनी को कर्ज दिया होगा, तो कर्ज देने के टाइम पे क्या सोचा होगा, मैं बताता हूं। उन्होंने सोचा होगा कर्ज देने के टाइम पे कि देखो इक्विटी शेयर कैपिटल तो फुली पेड अप है, कुछ नाम बताया तो शेयर्स क्या होते हैं, फुली पेड अप होते हैं, मतलब 7 लाख इनसे आना था वो आ चुका है। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कहता है कि एक शेयर आपका 10 रुपए का है और 8 कॉल्ड अप, मतलब मेरे बच्चे ये जो 8 लाख का अमाउंट है ना, ये जो 8 लाख का अमाउंट है, ये कितने के हिसाब से, 8 रुपीज के हिसाब से है ना, क्योंकि जितना आपका पब्लिक ने पैसा पे कर दिया वही अमाउंट यहां पे आता है। यानी कि लायबिलिटी वालों ने सोचा होगा कि भैया जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, प्रेफरेंस शेयर्स वो टोटल 1 लाख है, इन 1 लाख पे अभी तक 8 रुपीज के हिसाब से 8 लाख रुपीज आ चुका है, 8 लाख रुपए आ चुका है। लेकिन ये एक शेयर आपका 10 रुपए का है, यानी कि इस 1 लाख शेयर पे 2 रुपए यानी कि 2 लाख रुपीज और आएगा। ये टोटल आपका जब फुल्ली पेड अप होगा तो कितना हो जाएगा जी, 10 लाख हो जाएगा। और ये 10 लाख प्लस 7 लाख ये
कितना हो गया 17 लाख कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि लायबिलिटी वालों का पेमेंट ना हो जाए। यही तो सोचा होगा। आप जब किसी को कर्ज देते हो तो उसके आगे पीछे सब कुछ देखते हो ना कि भैया ठीक है 7 लाख ये तो फुली पेड है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ 8 लाख का अमाउंट है ना। ये 8 लाख 8 के हिसाब से यानी कि 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स पे अभी तक आपने 8 रुपीज लिया हुआ है, 2 रुपए और आएंगे क्योंकि तभी 10 रुपए अब टोटल होगा और ये अमाउंट आपका 10 लाख हो जाएगा। और ये 10 लाख प्लस 7 17 लाख कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कि लायबिलिटी वालों का पेमेंट ना हो जाए। लेकिन ये क्या इनसे पैसा मंगाने के बजाय जो पैसा आपके पास आया है वो भी पैसा वापस कर रहे हो। ये तो गलत होगा जी। दो विश्वास टूट रहे हैं। एक तो शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए थे और वो पैसा कंपनी में होना चाहिए, वो भी नहीं किया आपने, और जो पैसा आ चुका वो भी वापस कर रहे हो। इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे फिर से ये जो लायबिलिटी वाले हैं दौड़ के कहां गए, कंपनीज एक्ट 2013 के पास, और कहा कि कंपनीज एक्ट भैया ये तो कंपनी गलत काम कर रही है, ये तो इनको फुली पेड अप किया नहीं, जो पैसा है वो भी वापस कर रही है, आप कुछ उपाय निकालो। तो मेरे बच्चे कंपनीज एक्ट 2013 ने सेक्शन 55 में एक और क्लॉज ऐड किया, एक और प्रोविजन ऐड किया। वो प्रोविजन क्या है मैं आपको लिखाता हूं अगले नोट के द्वारा। 2 नोट हमारे हो चुके हैं ना, लिखे यहाँ पे नोट नंबर 3। जितने भी नोट लिखाऊंगा उसको बाद में बॉक्स में डाल देंगे, लिखेंगे आप यहाँ पे। कहता है कि एज पर सेक्शन 55 लिखेंगे पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। आप उनको रिडीम नहीं कर सकते। पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम। कहता है कि बिफोर देयर रिडम्पशन उनका रिडम्पशन होने के पहले, बिफोर देयर रिडम्पशन they must be made fully paid by making final call कीजिए जी, और फाइनल कॉल करके आप उनको फुली पेड अप कीजिए। फुल स्टॉप आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। and then basic conditions of section 55 should be complied with face value of redeemable प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। इसको लिखिए और इसको लिख के मेरे बच्चे इसको भी क्या करेंगे आप एक बॉक्स में डाल देंगे। ये सारी बातें जो आपको मैं सिखा रहा हूं दे आर कवर्ड अंडर वेयर सेक्शन 55, है ना। उन्हीं बातों को हम प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा थ्योरी प्रैक्टिकल हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर से ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और थ्योरी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ कवर करेंगे। पर बच्चे मैंने क्या लिखा जी, सेक्शन 55 कहता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप है दे कैन नॉट बी रिडीम्ड, आप उनको रिडीम नहीं कर सकते। अगर आपको पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन अगर आपको रिडीम करना ही है तो पहले इनको फुली पेड अप करो। आपको पहले इनको फुली पेड अप करना होगा। कैसे जी? कॉल करके, फाइनल कॉल करके। तो जब आप इनको फुली पेड कर दोगे ना तो जरा बताओ ये जो आपका अमाउंट 8 लाख वो कितना हो जाएगा? वो 10 लाख हो जाएगा, है ना। मैंने बताया 8 लाख 8 के हिसाब से ये हमेशा जो पेड अप अमाउंट होता है ना, ये कॉल्ड पेड अप, इसी के हिसाब से होता है। तो ये 8 लाख यानी कि 1 लाख शेयर्स है तो ये फुली पेड अप कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। पहले इनको फुली पेड अप कीजिए और फिर जो 10 लाख हो जाएगा ना उस 10 लाख से बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करना है। कौन सा बेसिक? वही जो पीछे लिखाया था, या तो नया इश्यू कीजिए या फिर आप CRR बनाइए
या फिर आप दोनों से कीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन आपको पूरे फेस वैल्यू से कंप्लाई करना होगा। मतलब ये नहीं कि 8 लाख के है, 8 लाख से रिडीम कर रहे हैं, हम 8 लाख से कंप्लाई करेंगे, नॉट पॉसिबल, दे मस्ट बी फुली पेड अप एंड देन कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड। तो आप पहले इसको बॉक्स में डाल लो और फिर मैं अब इसका क्वेश्चन लिखाता हूं, मैं इसका क्वेश्चन में यहां पे लिखता हूं जी, आप लिखेंगे। अब ये तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं हुआ, ये तो मैंने नोट दिया, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। इस बैलेंस शीट के बाद कहता है कि एक्स लिमिटेड, लिखिए मेरे साथ, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स by utilizing its own resources to the maximum extent, मेरे बच्चे, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को यहां पे रिडीम करना चाहती है अपने रिसोर्सेज को यूज करके टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। शब्दों पे आना, क्योंकि अब शब्दों का गेम शुरू करूंगा। जरा बताओ, कंपनी का अपना रिसोर्स कौन सा दिख रहा है? 2 नाम है, एक जनरल, एक कैपिटल। इसमें से कौन सा रिजर्व आप यूज कर सकते हो सेक्शन 55 के लिए? तो फ्री कौन सा दिख रहा है? जनरल रिजर्व, ये फ्री है, ये नॉन फ्री है। तो मेरे बच्चे कहता है कि आप जितना अपना रिसोर्स यूज कर सकते हो कर लो। कितना कर सकता हूं? 3 लाख कर सकता हूं। फिर कहता है फुल स्टॉप के बाद इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट आती है, इफ रिक्वायर्ड, अगर काम पूरा नहीं होता है तो कहता है कि कंपनी विल इशू, कहता है कि न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, है ना, फॉर कंप्लाइंग सेक्शन 55। कहता है कि मेक एंट्रीज, आपको यहां पे एंट्रीज पास करना है। बोलता है कि बताओ क्या करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे कैसे निकल के आएगा। पहले मेरी बात सुनना, आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस क्वेश्चन में पढ़कर मुझे कहीं बताओ कि क्या यहां पे कहीं पर भी लिखा है क्या कि इन शेयर्स को आपको फुली पेड अप करना है? क्या क्वेश्चन ने कहीं पे इस बात को मेंशन किया क्या कि जो शेयर्स आपके पार्टली पेड अप है उनको फुली पेड अप करना है? कहीं मेंशन नहीं किया, मेरे बच्चे। लेकिन फिर भी आपको फुली पेड अप करना है। 99% केसेज में एग्जाम में इनको फुली पेड अप करना है क्वेश्चन नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बोलता है यार अगर आपने सेक्शन 55 पढ़ा हुआ है और वो भी संतोष सर से पढ़ा हुआ है, तब तो आपको पता होना चाहिए कि वही प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं जो कि आपका क्या बोलते हैं वो फुली पेड अप हो। तो वो बोले या ना बोले, आपको फुली पेड अप करना पड़ेगा और फिर सेक्शन 55 को कंप्लाई करके रिडम्पशन करना होगा। आइए मैं एंट्री शुरू करता हूं। पहली एंट्री मेरे बच्चे, पहले तो आप इनको फुली पेड अप करो। तो मैं क्योंकि अभी सिखा रहा हूं, मैं पहले आपको निकालना बता रहा हूं कि कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आखिर शेयर्स हैं कितने? तो जितना अमाउंट आपको बताएगा ना आउटर कॉलम में, देखना कि पेड अप कितना है। तो पेड अप 8 है। सर ये तो कॉल्ड अप लिखा है, कुछ ना बताया तो कॉल्ड अप ही पेड अप होता है। ये 8 रुपीज के हिसाब से, यानी कि शेयर्स कितने हो गए आपके? 1 लाख। ये 1 लाख मेरे बच्चे आपके यहाँ पे शेयर्स है, 1 लाख है। तो आपको क्या करना होगा, 1 लाख पे 2 रुपए कॉल करना होगा, उसकी एंट्री पास करनी होगी। पहली एंट्री आप लिखिए यहाँ पे। हमने कहा कि कैसे जी, तो कहता है कि आप फाइनल कॉल करो, करना है आपको। तो हम एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। पढ़ा ना आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में, बचपन में पढ़ा होगा 12वीं क्लास में, है ना, वही चीज आपका है। कितना जी? 1 लाख इंटू 2, यानी कि 2 लाख रुपए आपका। 2 लाख रुपए से हम ये एंट्री करेंगे। नरेशन ले लो आप। बीइंग फाइनल कॉल ऑफ ₹2 मेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। हमने क्या किया जी? कॉल किया, और ये मानते हुए कि पैसा आया होगा। सर कहां लिखा कि पैसा आया होगा? अरे जब रिडम्पशन हो रहा है तो पैसा आया होगा, तभी तो रिडीम कर रहे हैं, क्यों? उल्टी सीधी बात है। तो जब पैसा आएगा तो क्या करेंगे?
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल अकाउंट आपका तो कितना 2 lakhs ये हमने क्या किया, पैसा यहाँ पे रिसीव कर लिया, है ना। लिख दो यहाँ पे बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। आपने फाइनल कॉल का क्या किया जी, पैसा रिसीव कर लिया। तो मेरे बच्चे पहले आपने ड्यू किया और पैसा रिसीव किया, मतलब कि फाइनल कॉल मनी हैज बीन रिसीव्ड नाउ। अब हम क्या करेंगे, जब पैसा हमारे पास आ चुका है और हमने फाइनल कॉल कर दिया, तो मेरे बच्चे अब ये जो 8 lakhs है ना, ये कितना हो गया आपका 10 lakhs हो गया। देखो इससे चेंज क्या आया होगा, मैं इसे समझा रहा हूं। बैंक आपका 2 lakhs से बढ़ जाएगा, बैंक 2 लाख से बढ़ गया ना यहाँ पे, और आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 2 लाख से बढ़ जाएगा, यानी कि अभी कितना आपका हो गया 10 lakhs का अमाउंट हो गया, 10 lakhs का। ये फाइनल कॉल डेबिट और क्रेडिट तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बैंक बढ़ा और यहाँ पे कैपिटल आपका बैलेंस शीट अभी भी टैली कर रहा है। मुझे बताओ कि सेक्शन 55 जो कंप्लाई करना, कितने से करना, 8 या 10? सर 10 से अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि 10 लाख से करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि 10 लाख से जो हमें कंप्लाई करना है उसके लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो कहता है कि भैया लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्योंकि अब लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगा कि कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज इट्स ओन रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। मेरे बच्चे तीसरी एंट्री में, यानी कि जो आपका चलो 1 में 2 कर दिया, तो दूसरी एंट्री में आप एबीसी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एंट्री में क्या करेंगे जी, अपने रिसोर्स को यूज किया जाएगा टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, और अपना रिसोर्स क्या है, जनरल लेजर, यानी कि आप टू द मैक्सिमम जनरल लेजर को आप यूज कर सकते हो सीआरआर बनाने के लिए। और जनरल लेजर में हमारे पास अमाउंट कितना है, 3 lakhs। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को आप यहां पे डेबिट कीजिए एंड बोलेंगे आप टू CRR अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना अमाउंट आपका हो गया, 3 lakhs रुपए। लीजिए 3 लाख रुपए से आपने क्या किया, यहाँ पे CRR बना लिया। आप मुझे बताओ कि क्या आपका सेक्शन 55 कंप्लाई हो गया, क्या नहीं हुआ सर। हमें कंप्लायंस कितना, ओह माफ कीजिए, पहले मैं वहां पे ड्यू वाली एंट्री कर लेता हूं, थोड़ा जोश में आ गया था, मुझे माफ कर दो। यहाँ पे पहले बच्चे अब हम क्या करेंगे जी, ये आपका सेकंड एंट्री में अब प्रेफरेंस वालों को ड्यू कीजिए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिटेड टू आप क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना, 10 lakhs ना, ये सर है ना 10 lakhs। तो 10 lakhs से हमने क्या किया, एंट्री पास किया। नरेशन दे दो आपको, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन कितना, 1 lakh प्रेफरेंस शेयर्स। नरेशन कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी, बस गाली मत लिखना एग्जामिनर को, गाली लिखोगे तो मार्क्स नहीं देगा, बाकी तो जैसे लिखो आप। तो ये हमने काम पूरा किया। अब तीसरी एंट्री में हम क्या करेंगे जी, क्योंकि कह रहा है कि पहले अपने रिसोर्स को यूज करो, यानी कि इस बार वो कहता है कि पहले आप CRR बनाइए। पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चे याद कीजिए, पहले उसने कहा था इक्विटी शेयर्स का नंबर बता दिया था, इतना इश्यू करो, कुछ कम आएगा तो अपना रिसोर्स लेना। यहाँ पे कहता है कि रिसोर्स अपना लीजिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम CRR यहाँ तो सिर्फ 3 लाख का ही बन सकता है, क्योंकि फ्री रिजर्व से ही कसम खाने का ऑप्शन आपके पास है, और फ्री रिजर्व का जो अमाउंट आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 3 lakhs रुपए। तो 3 लाख रुपए जनरल रिजर्व टू CRR 3 lakhs रुपए। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। क्या सेक्शन 55 कंप्लाई हो गया? नहीं सर। कितने से करना था? 10 लाख से। हुआ कितना? 3। तो हमें इशू करना होगा ना 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे इशू करेंगे। कितने इशू करेंगे जी? तो हमें अभी और 7 लाख रुपीज के शेयर्स इशू करने होंगे। अगर एक ही एंट्री करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 एंट्री करना चाहते हो तो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और अगली एंट्री में एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे हम दिखाए थे एग्जांपल नंबर 1 में। तो फिलहाल हमने क्या किया? 7 लाख। सर कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है, कोई भी कर लो। तो अब देखो 7 और प्लस 3 मिलके आपका 10 लाख से सेक्शन 55 कंप्लाई हो चुका है, यानी कि नाउ सेक्शन 55 आपका पूरा कंप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे जी? वंस सेक्शन 55 हैज बीन कंप्लाइड, नाउ वी कैन रिडीम और प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 10 लाख से उनका पेमेंट कर दो। तो आपने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मुझे बताओ आपने कितना पेमेंट करना है जी? 10 लाख। तो आपने 10 लाख और 10 लाख का आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, खत्म होगी बात।
यही तो हुआ आपका। तो हमने क्या किया, एक तो नया प्रोविजन सीखा जी कि सेक्शन 55 कंप्लाई आपका जब करने की बात उठेगी तो ओनली विल टेक इनटू कंसिडरेशन दैट ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंसेस कैन बी रिडीम्ड। If they are partly paid up, so we'll make them fully paid by making the final call. Once they're fully paid, now they are equal to their face value in the balance sheet, and by the face value, we'll comply the basic condition. And we'll see कि either we are creating CRR or we are making the new issue or partly from one, partly from two. That should be by the face value of the redeemed preference shares आपका, यानी कि 10 लाख रुपए। वही काम किया मेरे बच्चे। एग्जाम में आपको बोले चाहे ना बोले कि सेक्शन 55 कंप्लाई करने के पहले आप प्रेफरेंस शेयर्स को फुली पेड अप करो, वो बोले ना बोले आपको करना ही पड़ेगा। नहीं किया तो पाप होगा, और पाप हुआ तो फिर बच्चे सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मार्क्स खत्म हो जाएगा। ये खत्म करें। एक चीज बता दूं इस चैप्टर की खास बात, जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तो 2 चैप्टर हमारे एक साथ खत्म होंगे। एक आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इशू। एग्जाम में अक्सर देखा गया कि जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो दोनों, या तो दोनों का क्लब क्वेश्चन आता है, जनरली क्लब क्वेश्चन आता है, मतलब दोनों को मिला के। तो हम सीखेंगे, अभी बहुत सारी बातें अभी करनी है, आप इसकी कॉपी कर लीजिए। हो गया सर, तो ठीक है मेरे बच्चे, अगर हो गया तो आज की क्लास का अंत भी हो गया। आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखी हैं, लेकिन बातें अभी दूर तक जानी है। अभी बातें बहुत दूर जाएंगी। अभी तो पता नहीं क्या, अभी तो जो अभी शेयर्स रिडीम हो रहा है पार पे, अगर प्रीमियम पे रिडीम हुआ तो क्या होगा, बहुत सारी बातें आने वाली है, शब्दों के गेम आएंगे, बहुत सारे खेल खेलेंगे। और बिलीव कीजिए जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको सिर्फ मजा आएगा, सिर्फ मजा आएगा, सिर्फ मजा आएगा। आज ही आप फील करेंगे कि आपके अंदर में शक्तियां आ चुकी है, आपकी बॉडी के सारे पार्ट इतने स्ट्रांग दिखेंगे ना कि आज कोई अगर अभी आपको टच कर दे तो पता नहीं क्या हो जाएगा उस आदमी को। ऐसी शक्ति आपके अंदर आ चुकी है और अभी और आगे आएंगी। वेट कीजिए अगली क्लास में एंट्री करने का। इसके आगे के कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे अभी आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स अभी आने वाले हैं, एक एक पॉइंट को मैं बहुत मस्त तरीके से आपको समझाऊंगा। अगली क्लास आने दीजिए। आप सबको, मेरे सारे प्यारे बच्चों को, आप सबको ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते बच्चे। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Nishan, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार उर्दू सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।